हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। ठीक है, कम्प्लीटली वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, जिसमें हम स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि मतलब क्या है इसका। तो मतलब ये है सिंपल सा कि जो फूड प्रोड्यूस है, आपका जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपनानी है जिससे हम उस फूड प्रोडक्शन में इन्हांसमेंट कर सकें, मतलब बढ़ोतरी कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें। तो उसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि क्यों करना चाहते हैं भाई। तो उसका जवाब सबसे पहले ही लाइन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है इन्होंने, देखिए, कह रहे हैं कि विथ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज़ अ मेजर नेसेसिटी। कि एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो इंक्रीज़ कर रहा है लगातार, इसके वजह से फूड प्रोडक्शन में इन्हांसमेंट करना ज़रूरी है, एक मेजर नेसेसिटी है, ताकि जो भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके लिए हम सफिशिएंट फूड प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, अच्छा, तो वैसे पहले भी बता दूं मैं कि इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग और सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर के बारे में। ये एक एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि एनिमल से जो प्रोडक्ट हम पा रहे हैं, जैसे मिल्क हो गया, फ्लेश हो गया, ये सब चीज़ें वो कैसे हम बढ़ाएंगे। और प्लांट ब्रीडिंग में क्या, प्लांट के जो प्रोड्यूस हैं वो सबको हम कैसे बढ़ाएंगे, वही डिस्कस करना है। ठीक है, तो मेजर दो पार्ट हैं इस चैप्टर के, एक एनिमल ब्रीडिंग है और एक प्लांट ब्रीडिंग है। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट ये कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसको भरपूर मात्रा में खाना देने के लिए हमें क्या करना है, इन्हांसमेंट करना है, कुछ ऐसे टेक्निक अपनाना है। उसके बाद क्या कहता है, देखिए, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एज अप्लाइड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग हैव अ मेजर रोल इन आवर एफर्ट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग में जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसका मेजर रोल है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। सेवरल न्यू टेक्निक्स लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक आर गोइंग टू प्ले अ पाइवोटल रोल इन फर्दर इन्हांसिंग फूड प्रोडक्शन। इन टेक्निक्स के मदद से, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर के मदद से हम क्या करने वाले हैं, इन्हांसमेंट करने वाले हैं फूड प्रोडक्शन में। तो 9.1 सबसे पहला दिया हुआ है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में लिखता है एनसीईआरटी कि एनिमल हस्बेंड्री इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। तो क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें हम ब्रीडिंग करेंगे और रेजिंग करेंगे, किसका, लाइव स्टॉक का पालन पोषण करेंगे, पैदा करवाएंगे। ठीक है, तो लाइव स्टॉक क्या होता है, तो देखिए आगे दिया हुआ है लाइव स्टॉक क्या होता है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, एज इट इज़ अ वाइटल स्किल फॉर फार्मर एंड इट इज़ एज मच साइंस एज इट इज़ आर्ट। तो कह रहा है ये एक बहुत वाइटल स्किल है फार्मर के लिए, और क्या है, ये एक आर्ट है, साइंस भी है, एक साइंटिफिक टेक्निक भी हमें इसे इस्तेमाल करना है। फिर कह रहा है एनिमल हस्बेंड्री डील्स विथ केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक लाइक बफेलो, काऊ, पिग, हॉर्स, कैटल, सीप, कैमल, गोट etc। तो लाइव स्टॉक मतलब क्या, लाइव स्टॉक मतलब पालतू जानवर, जिनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। इसी में क्या आते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज भी आते हैं। अब आगे पता चल जाएगा आपको पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज क्या है। देखिए, फिशरीज़ के बारे में कह रहा है, फिशरीज इंक्लूड रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग etc ऑफ फिश, मॉल्यूस्क एंड क्रस्टेशियंस, जैसे कि प्रॉन्स, क्रैब्स etc। तो फिशरीज़ क्या है, उनका रियरिंग करना, कैचिंग करना, पकड़ना या बेचना, किसका, फिश का या मॉल्यूस्क का या किसी भी क्रस्टेशियंस का। ठीक है, Since time immemorial, animal like bee, silkworm, prawn, crab, fish, bird, pig, cattle, sheep and camel have been used by human for product like milk, egg, meat, wool, silk, honey etc। तो एनिमल क्या, इमेमोरियल टाइम से, जब हमको याद भी नहीं है कब से, कि हज़ारों लाखों साल से वो क्या कर रहा है, बी को पालन कर रहा है, सिल्क वर्म को, प्रॉन को, क्रैब्स को, मछलियों को, इन सब को क्या करने के लिए, मिल्क के लिए, एग के लिए, मीट के लिए, वूल के लिए, सिल्क के लिए, हनी के लिए, इन सब के लिए उनका पालन पोषण कर रहा है। तो उसी को हम अब क्या थोड़ा सा नए तकनीक से देखेंगे कि कैसे उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके।
क्योंकि जो अभी हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए। ठीक है, फिर एक बहुत अच्छा सा पॉइंट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, क्या जो आपको याद रखना है हमेशा और हमेशा, क्या कि इट इज एस्टिमेटेड दैट 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। क्या जो पूरे दुनिया में जो लाइव स्टॉक है उसका 70% पॉपुलेशन लाइव स्टॉक का इंडिया और चाइना में ही है। बट however it is surprising to note that the contribution to the world farm produce is only 25%। बट सरप्राइजिंग क्या है, दुख की बात क्या है, दुख की बात यह है कि जो इनका प्रोड्यूस है पूरे वर्ल्ड लेवल पर वो तो केवल और केवल 25% ही है। मतलब पूरे 75% जानवर दुनिया के इंडिया और चाइना में ही हैं, लेकिन जो पूरा दुनिया प्रोड्यूस कर रहा है वो एनिमल और प्लांट, एनिमल का प्रोड्यूस जो हो रहा है उसका सिर्फ 25% योगदान दे रहे हैं इंडिया और चाइना। मतलब कहना ये चाहता है कि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज़ वेरी लो, प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। हेंस हमें क्या करने की ज़रूरत है, हेंस इन एडिशन टू कन्वेंशनल प्रैक्टिस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग एंड केयर न्यूअर टेक्नोलॉजीज also have to be applied to achieve improvement in quality and productivity। इसीलिए हमें क्या कन्वेंशनल जो पुराने तरीके, पुराने ज़माने के प्रैक्टिस हैं एनिमल ब्रीडिंग के, उनके साथ साथ हमें क्या न्यू टेक्नोलॉजी को भी अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम उनके क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल। A professional approach to what have been traditional practice of farm management gives the much needed boost to our food production। Let us discuss some of the management procedures employed in various animal farm system। तो यहाँ पे हम एनिमल फार्म सिस्टम में जो टेक्निक्स एम्प्लॉय किए जाते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है दिया हुआ है क्या आपका, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, तो डेयरिंग फार्म मैनेजमेंट में क्या कह रहा है आपको कि डेयरिंग इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो डेयरिंग क्या है, डेयरिंग है क्या एनिमल्स का मैनेजमेंट, क्या करने के लिए, मिल्क और उससे और प्रोडक्ट उस एनिमल से मिलने वाले या मिल्क से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट करना, पाने के लिए मैनेजमेंट करना, क्या कर उसका क्या होगा, ह्यूमन कंज्यूम करेगा। तो सिंपली क्या है, व्हाट इज डेयरिंग, डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फिर उसके बाद एक सवाल कर रहे हैं भाई साहब कि कैन यू लिस्ट द एनिमल दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ डेयरी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी कैन मेड विथ मिल्क फ्रॉम अ डेयरी फार्म। तो बता दीजिए भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है, सबको ही बता सकता है, गाय भैंस ये सब, और उनसे क्या क्या मिल सकता है, मिल्क है, बटर है, छाछ है, क्या क्या है कि नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। In dairy farm management, we deal with processes and systems that increase yield and improve quality of milk। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम कैसे क्या किन चीज़ों से डील करते हैं, तो ऐसे प्रोसेसेस और सिस्टम से डील करते हैं जो हमारा क्या यील्ड इंक्रीज़ करेंगे, क्वालिटी इंप्रूव करेंगे मिल्क का। मिल्क यील्ड इज़ प्राइमरीली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। मिल्क यील्ड, कितना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। ठीक है, फिर कह रहा है कि सेलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया कंबाइंड विथ रेजिस्टेंट टू डिजीजेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है भाई कि एक गुड ब्रीड का सिलेक्शन करना जिसका यील्डिंग पोटेंशियल क्या हो, बहुत अच्छा हो उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में, और क्या हो, रोगों से बचने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें ज़्यादा हो, रेजिस्टेंट टू डिजीज उसमें सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज द कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर। और पूरा जो पोटेंशियल अगर आप उसका देखना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको क्या उनको बहुत अच्छे से देखभाल करना पड़ेगा, उनको अच्छे से घर देना पड़ेगा, एडिक्वेट वाटर देना पड़ेगा, डिजीज़ फ्री मेंटेन करना पड़ेगा। द फीडिंग ऑफ द कैटल शुड बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर। उनका फीडिंग, खाना वाना देना साइंटिफिक मैनर में देना पड़ेगा। और हमें उसमें भी सबसे ज़्यादा ध्यान देते हुए किस चीज़ पर, क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे, फॉडर चारा के क्वालिटी और क्वांटिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा आपको बिसाइड्स
स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, एकदम बढ़िया क्लीनलीनेस और हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ेगा। किसका क्लीनलीनेस, किसका हाइजीन? अरे भैया कैटल का, और किसका? वो जो कैटल का जो हैंडलर है, पालन पोषण करने वाला, उसका भी। ठीक है, क्या करने के लिए? मिल्किंग करने के लिए, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो इन सब में क्या, अगर आप बढ़िया पाना चाहते हो तो आपको ये क्लीननेस और हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है? नाउ डेज ऑफ कोर्स मच ऑफ दिस प्रोसेसेस हैव बिकम मैकेनाइज्ड विच रिड्यूसेस चांसेस ऑफ डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ द प्रोड्यूस विद द हैंडलर। आजकल के समय में क्या हो गया है? आजकल के समय में तो इन प्रोसेसेस को क्या कर दिया गया है? मैकेनिकल कर दिया। आजकल के समय में क्या हो गया है? इन सब प्रोसेसेस को मैकेनाइज्ड कर दिया गया है, मशीन द्वारा कर दिया गया है, जिसके वजह से क्या, ये थोड़ा सफाई उफाई और बेहतर हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है उस हैंडलर और उस मिल्क प्रोड्यूस या जो भी उसका प्रोड्यूस है उसके बीच में। ठीक है, तो इंश्योरिंग दिस स्ट्रिंजेंट मेजर्स वुड ऑफ कोर्स रिक्वायर रेगुलर इंस्पेक्शन, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग। तो ये सब करने के लिए रेगुलर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? इससे क्या होगा? इट वुड ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल। रेगुलर विजिट बाय वेटरनरी डॉक्टर वुड बी मैंडेटरी। तो वेटरनरी डॉक्टर का विजिट भी एकदम मैंडेटरी होगा। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यू वुड प्रोबेबली फाइंड इट इंटरेस्टिंग इफ यू वेर टू प्रिपेयर अ क्वेश्चनेयर ऑन डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ डेयरी कीपिंग एंड देन फॉलो इट अप विद अ विजिट अ डेयरी फार्म इन योर लोकेलिटी, सीक आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा बहुत जाके देखने के लिए और वहाँ पे मेंटेन करने के लिए कह रहा है, लिस्ट उस देखिए, क्या कीजिए ये सब। उसके बाद क्या है आगे? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो पोल्ट्री क्या है? पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल बर्ड्स यूज फॉर फूड और फॉर देयर एग्स। तो पोल्ट्री क्या है? बर्ड्स का पालन करना, उनके या तो क्या करने के लिए, या तो उनके मीट का, या तो उनके अंडे के लिए उनका पालन पोषण करना। और आमतौर पर दे टिपिकली इंक्लूड क्या? चिकन एंड डक एंड समटाइम टर्की एंड गीस। तो पोल्ट्री में क्या करते हैं? चिकन, डक्स, टर्की और गीस का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, द वर्ड पोल्ट्री इज ऑफन यूज टू रिफर टू द मीट ऑफ ओनली दिस बर्ड, बट इन जनरल सेंस इट मे बी रिफर टू द मीट ऑफ अदर बर्ड्स टू। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बर्ड्स, आमतौर पर तो हम इन्हीं बर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर कोई भी बर्ड है उनके में मीट के लिए तो उसको भी हम पोल्ट्री में ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्मिंग में भी क्या कह रहा है? पोल्ट्री फार्मिंग में भी डेयरी फार्मिंग की तरह क्या, डिजीज़ फ्री और सूटेबल ब्रीड का सिलेक्शन करना, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन प्रोवाइड करना, प्रॉपर खाना, प्रॉपर पानी, हाइजीन, हेल्थ केयर, ये सब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के। ठीक है, फिर यहाँ कहता है, आपने टीवी में भी या न्यूज़ में देखा होगा बर्ड फ्लू वायरस के बारे में, जिसने क्या एक डर का माहौल पैदा कर दिया था कंट्री में। ठीक है, और क्या एग और चिकन कंजम्पशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला था, प्रभाव डाला था। फिर कह रहे हैं कि भैया पता कीजिए, ऐसे के बाद डिस्कस कीजिए वेदर द पैनिक रिएक्शन, क्या डरना जायज़ था या नहीं था, इन सब के बारे में पता। हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फ्लू इन केस ऑफ सम चिकन आर अफेक्टेड। तो भैया कैसे इफेक्ट बचाओगे? अलग कर दो, उनको अलग रख दो, कांटेक्ट में ना लाओ। जो बीमार हैं उनसे उनके कांटेक्ट में ना लाओ जो हेल्दी हैं। तो ये सब करके बचा सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद एनिमल ब्रीडिंग में क्या कह रहा है? ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल ब्रीडिंग करना क्या है? इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री का। क्या होता है एनिमल ब्रीडिंग में? एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल इन इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। एनिमल ब्रीडिंग में क्या होता है? इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल एंड इम्प्रूव द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। यील्ड बढ़ाना और क्या डिजायरेबल क्वालिटीज़ भी उसमें इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रीड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रीड? तो डिफिनेशन आंसर भी इन्होंने खुद दे दिया है कि अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज, कॉन्फ़िगरेशन etc आर सेड टू बिलोंग टू अ ब्रीड।
क्या, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल जो कि रिलेटेड है डिसेंट से, मतलब एक ही पूर्वज से हैं, और क्या सिमिलर हैं मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक में, जैसे जनरल अपीयरेंस में, उनके फीचर में, साइज में, कॉन्फ़िगरेशन में, तो उनको हम एक ब्रीड कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जो एनिमल ब्रीडिंग है उसके कई कई टाइप हो सकते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली देखिए मैं पहले ही बता दूं आपको, एक्चुअली ब्रीडिंग दो तरह का होता है, एक क्या है इन ब्रीडिंग और दूसरा है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग के बारे में आपको यहाँ दिया हुआ है, और इन ब्रीडिंग पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग के बारे में। और आउट ब्रीडिंग में बेसिकली 3 तरह का दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो आपको उन तीनों के बारे में समझना है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको अलग से, क्या याद रखना है आपको। देखिए जो भी ब्रीडिंग है वो ब्रीडिंग को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, एक क्या इन ब्रीडिंग, दूसरा क्या आउट ब्रीडिंग। अब भैया इन ब्रीडिंग में कोई आगे पार्ट नहीं है, जो आउट ब्रीडिंग है इसमें 3 पार्ट है। आउट ब्रीडिंग में क्या है 3 पार्ट है, और वो यहाँ दिया हुआ है। देखिए क्या क्या है, पहला क्या है आउट क्रॉसिंग, यहाँ पे पहला क्या है आउट क्रॉसिंग है, दूसरा क्या है क्रॉस ब्रीडिंग है, और तीसरा क्या है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। तो इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। यानी ब्रीडिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, इन आउट इन आउट इन आउट। एक्चुअली क्या है ये आउट ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप तो पहले याद रखिए कि ब्रीडिंग 2 टाइप, व्हाट इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग। एंड नाउ आउट ब्रीडिंग में क्या है, आउट ब्रीडिंग में आगे चलकर 3 पार्ट हैं, क्या क्या आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए तीनों के बारे में, सभी चारों पॉइंट के बारे में अलग से देखते हैं। तो व्हाट इज इन ब्रीडिंग, व्हाट इज इन ब्रीडिंग, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज इन ब्रीडिंग। तो व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड इट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग। वेरी सिंपल, अगर सेम ब्रीड है उसी के बीच में आप ब्रीडिंग करवा रहे हो, रिप्रोडक्शन करवा रहे हो, तो वो इन ब्रीडिंग है। ठीक है। और अगर क्रॉस करवा रहे हो किसी 2 अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स में, तो वो क्या है आउट ब्रीडिंग है। चलिए इन ब्रीडिंग को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो इन ब्रीडिंग रिफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। क्या क्लोजली रिलेटेड, एक ही ब्रीड के क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विथ इन द सेम ब्रीड, सेम ब्रीड में हो और क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हों, और कितने क्लोजली 4 से 6 जनरेशन तक का ही गैप हो, उससे ज़्यादा का गैप ना हो। ये 4 से 6 जनरेशन का ही से अंदर अंदर का रिश्ता नाता हो, और उनमें अगर आप करवा रहे हैं ब्रीडिंग तो उसको कहा जाएगा इन ब्रीडिंग। ठीक है। चलिए अब इन ब्रीडिंग करते वक्त क्या क्या ध्यान देना चाहिए आपको, उन सब के बारे में लिखा हुआ है। द ब्रीडिंग स्ट्रैटेजीज इज एज फॉलोज। तो क्या स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी सिंपल है भैया, स्ट्रैटेजी सिंपल है। ब्रीडिंग करवाना है, आपको क्या चाहिए, एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए। तो इनको सबसे पहले ढूंढो, मेल ढूंढो, फीमेल ढूंढो, बिल्कुल एकदम जैसे एक शादी की तरह। आप सोचिए शादी करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप लड़की हो तो एक लड़का ढूंढना पड़ेगा, और एक लड़की हो तो लड़का ढूंढना पड़ेगा, और लड़का है तो लड़की ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढिए, और कौन सा कैसा लड़का लड़की ढूंढो, एकदम बेस्ट लड़का लड़की ढूंढो भाई। लड़का मान लीजिए अगर मैं हूँ तो मैं तो समझूंगा ही कि मैं खुद बेस्ट हूँ, और उसके अलावा एक बेस्ट लड़की ढूंढेंगे। अब उन दोनों में क्या होगा, शादी ब्याह होगा। ठीक है। तो उनसे प्रोजेनी आएंगी। ठीक है। तो दोनों के डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स उसमें आएंगे। तो ऐसा ही बस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग भी सेम तरह का कराना है। क्या करवाना है इन ब्रीडिंग में, आपको एक डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ का, एक बेहतर कैरेक्टर का मेल सेलेक्ट करना है, एक बेहतर कैरेक्टर की फीमेल सेलेक्ट करना है, और उन दोनों में क्या करवा देना है, मेटिंग करवा देना है। ठीक है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला क्या, सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल आर आइडेंटिफाइड। सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर्स। उसके बाद क्या होगा, उससे प्रोजेनी आएगा भाई, उससे प्रोजेनी आएगा, है कि नहीं। तो जो प्रोजेनी आएगा, द प्रोजेनी, कई सारी प्रोजेनी आएंगी। द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच मेटिंग आर इवेलुएटेड एंड सुपीरियर मेल एंड फीमेल एमंग देम आर आइडेंटिफाइड फॉर फर्दर मेटिंग। अब देखिए कई सारी प्रोजेनीज आएंगी, पर ज़रूरी थोड़ी है कि सब में बेटर क्वालिटीज़ आ जाएँ, बेहतर आ जाएँ। अब उनमें से हम इवेलुएशन करेंगे कौन बढ़िया है कौन नहीं, तो जो बेहतर होगा उन मेल फीमेल को सेलेक्ट करेंगे और उनमें मेटिंग कराएंगे। ठीक है।
अच्छा बड़ी यहाँ पे मतलब भी दिया हुआ आगे कि एक सुपीरियर मेल का मतलब क्या होता है, एक सुपीरियर फीमेल का मतलब क्या होता है। तो वेरी सिंपल भैया, सुपीरियर मेल का मतलब कि वो मजबूत हो, पहलवान हो, ताकतवर हो, फिजिकली स्ट्रांग हो। और सुपीरियर फीमेल का मतलब क्या हो, उसकी रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो, उसकी मिल्क देने की कैपेसिटी ज़्यादा हो, लैक्टेशन ज़्यादा हो। तो देखिए, A superior female in case of cattle is the cow or buffalo that produce more milk per lactation। एक बार में ज़्यादा दूध देती हो, ऐसी गाय, ऐसी भैंस बढ़िया फीमेल है। और अगर सुपेरियर मेल बुल की बात करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हो, सुपेरियर मतलब जो बढ़िया प्रोजनी पैदा करे एज कंपेयर टू द अदर मेल। तो मेल के कैरेक्टर में ये सुपेरियर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, ट्राई टू रिकलेक्ट द होमोजाइगस प्योर लाइन डेवलप्ड बाय मेंडल एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। फिर वो चैप्टर 5 पे रिलेट कर रहा है आपको होमोजाइगस प्योर लाइन, जो आपने देखा था जैसे कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन से आपने क्या करवा रहे थे, वहाँ पर प्योर लाइन डेवलप करवा रहे थे ना, ऐसा भी यहाँ पर भी कुछ सिमिलर स्ट्रैटेजीज। अ सिमिलर स्ट्रैटेजीज इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग प्योर लाइन इन कैटल एज वाज यूज्ड इन केस ऑफ पी। तो जैसे मटर के केस में किया गया था, ऐसे यहाँ पर भी किया जाता है। इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। इन ब्रीडिंग तो आपने वहाँ पे भी पढ़ा था, और यहाँ पे भी आप क्या पढ़ेंगे कि इन ब्रीडिंग से हमेशा होमोजाइगोसिटी आती है। इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ़ यू वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनिमल। तो अगर आप प्योर लाइन डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए क्या, इन ब्रीडिंग जरूरी है। इन ब्रीडिंग एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड इन एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ़ यू वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनिमल। एंड इन ब्रीडिंग से क्या होता है, इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सेक्स। तो हार्मफुल रिसेसिव जीन को भी एक्सपोज कर देता है ये। और क्या, आप सुपीरियर जीन के एक्यूमुलेशन और लेस डिजायरेबल जीन के एलिमिनेशन के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, Therefore this approach where there is a selection at each step increases the productivity of। तो हम अलग अलग स्टेप बाई स्टेप सेलेक्ट कर लेंगे बढ़िया वाले को, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। However continued inbreeding स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी। पर क्या होता है, क्लोज इनब्रीडिंग करने से क्या होता है, कंटिन्यूड इनब्रीडिंग करने से फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। और जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो जाए ना, तो उस एनिमल को हम क्या करेंगे, उसका मेटिंग करवाएंगे विथ अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड। दिस यूजुअली हेल्प्स टू रिस्टोर फर्टिलिटी एंड यील्ड। तो अगर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अगर हो जाए ना, तो हम उस एनिमल को क्या करेंगे, किसी दूसरे सेम ब्रीड में ही बस अनरिलेटेड एनिमल से हम ब्रीडिंग करवा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, वो जो फर्टिलिटी चली गई थी, यील्ड चला गया था, वो फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या देखिए, उसके बाद देखिए आप आउट ब्रीडिंग क्या है। तो आउट ब्रीडिंग वेरी सिंपल, व्हाट इज आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल which may be between the individual of same breed but having no common ancestor for 4 to 6 generation, जिसको आउट क्रॉसिंग कहेंगे, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड। देखिए क्या मामला है, इन ब्रीडिंग में तो आपने बोला सिंपली भैया, इन ब्रीडिंग में क्या बोला आपने, इन ब्रीडिंग में आपने बोला कि सेम ब्रीड में हो बट रिलेटेड भी हो, 4 to 5 जनरेशन के अंदर ही अंदर हो। अब अगर आउट ब्रीडिंग करना चाहते हो आप, तो सेम ब्रीड में भी आउट ब्रीडिंग करवा सकते हो। कब, जब वो 4 से 5 जनरेशन तक रिलेशन ना हो, उससे दूरी पे अगर चले जाओगे तो वो आउट ब्रीडिंग के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला केस यहाँ पे बोल रहा है, आउट ब्रीडिंग क्या है, अनरिलेटेड एनिमल का ब्रीडिंग करना, जो कि सेम ब्रीड में भी हो सकता है बट कॉमन एंसेस्टर नहीं चाहिए 4 से 6 जनरेशन तक, तो उसको क्या कहेंगे, आउट क्रॉसिंग। और अगर आप उस ब्रीड में ना होकर दूसरे ब्रीड से करवा दो, तब भी तो वो आउट ब्रीडिंग होगा, और उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। और अगर ब्रीड क्या, आप स्पीसीज ही अलग अलग कर दो, तो वो क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अच्छे से समझिए, देखिए क्या है,
इन ब्रीडिंग में ब्रीड भी सेम रहता है, रिलेटेड भी रहते हैं 4 से 5 जनरेशन तक, और स्पीसीज तो सेम है ही। लेकिन आउट ब्रीडिंग में जब आप आ जाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग में, आउट क्रॉसिंग में, तो क्या होगा, ब्रीड सेम रहेगा पर 4 से 5 स्पीसीज सेम रहेगा पर 4 से 5 जनरेशन तक रिश्ता नहीं, उससे दूर का चाहिए। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, स्पीसीज सेम रहेगा पर ब्रीड भी बदल जाएगा। और इंटर स्पेसिफिक में ब्रीड की बात छोड़िए, स्पीसीज ही बदल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद देखिए, व्हाट इज आउट क्रॉसिंग? Practice of mating animal within the same breed but having no common ancestor on either side of the pedigree up to 4 to 6 generation। ठीक है, और इस अगर ऐसा आउट क्रॉस से कराएंगे जो प्रोजेनी आएगा उसको क्या कहा जाएगा, आउट क्रॉस कहा जाएगा। ये किसके लिए बेस्ट है? इट इज़ द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी, इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल etc। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, कि इट इज़ बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर व्हाट, फॉर हुम, फॉर दोज दैट आर एवरेज इन प्रोडक्टिविटी, इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल etc। A single outcross often helps to overcome inbreeding depression। तो वहाँ पे जो बात कर रहा था आपको क्या, कि अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाए तो आपको क्या करवाना है, यहाँ पे अनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाए तो क्या करवाना पड़ेगा, अनरिलेटेड से करवाना पड़ेगा ना। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि अ सिंगल आउटक्रॉस ऑफन हेल्प्स टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। फिर उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग देख लीजिए। तो इन दिस मेथड सुपेरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपेरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, मतलब ब्रीड अलग हो जाए। और क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड टू कंबाइन। क्रॉस ब्रीडिंग से क्या करवा सकते हो आप, 2 अलग अलग ब्रीड के डिजायरेबल क्वालिटीज़ को आप उसके प्रोजेनी में लेकर आ सकते हो। द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स में देमसेल्फ बी यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन, और जो प्रोजेनी बना है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टरनेटिवली दे मे बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इन ब्रीडिंग एंड सेलेक्शन टू डेवलप अ न्यू स्टेबल ब्रीड दैट मे बी सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग ब्रीड। और अल्टीमेटली लास्ट में हम जाकर क्या कर सकते हैं, इन्हीं से इनको ही हम एक नए ब्रीड की तरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि सुपीरियर हो सकता है जो पुराने वाले हमारी ब्रीड हैं उनसे। और इस टेक्निक को इस्तेमाल करके कई सारे ब्रीड बनाए भी गए हैं। मेनी न्यू एनिमल ब्रीड हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच। और उसका एग्जाम्पल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, हीजरडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ सीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी यू एंड मरीनो रैम्स। तो आपको याद रखना है, हीजरडेल एक ऐसा ब्रीड है जिसको क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है। किस चीज़ का ब्रीड है, सीप का ब्रीड है। कहाँ बनाया गया है, पंजाब में बनाया गया है। किस से मिलाकर, बीकानेरी यूज और मरीनो राम से। अच्छा, इसमें मरीनो राम वाला जो है वो मेल था और बीकानेरी यू वाला जो है वो फीमेल थी। उसके बाद देखिए, व्हाट इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल animal of 2 different related species are mated. In some cases the progeny may combine desirable feature of both the parent and may be of considerable economic value, example the mule। interspecific hybridization में क्या करें, मेल एंड फीमेल ऑफ 2 डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड। ठीक है, कुछ केसेस में क्या, प्रोजेनी कंबाइन करके एक डिजायरेबल, दोनों का डिजायरेबल फीचर उसमें आ सकता है और वो इकोनॉमिक वैल्यू का भी हो सकता है, हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। जैसे कि म्यूल क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एक प्रोडक्ट है। म्यूल स्टेराइल होता है। म्यूल डंकी और हॉर्स से इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करवा कर बनाते हैं। ठीक है, तो म्यूल कैसे बनता है, तो हॉर्स और डंकी के इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बनता है म्यूल। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है भैया कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में कह रहा है। तो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जिसमें कंट्रोल हो, आपका थोड़ा कंट्रोल तरीके से। देखिए क्या कह रहा है, समझ में आ जाएगा आपको। कैसे किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से किया जाता है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आप बताइए भैया, व्हाट इज इंसेमिनेशन, पहले तो ये बताइए इंसेमिनेशन क्या है। अरे
जब कोई मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन इंसर्ट करता है तो उसको इंसेमिनेशन कह रहे हैं, तो वो तो नेचुरल प्रोसेस है, कोइटस के थ्रू हो रहा है। और अगर यही चीज़ आप आर्टिफिशियली करवा दें, आप क्या करें, मेल के अंदर से स्पर्म निकाल कर फीमेल के अंदर डाल दें आप किसी भी तरीके से, इंजेक्शन के थ्रू, सीरिंज के थ्रू, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ, देखिए क्या कह रहा है, द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज चूजन एज अ पेरेंट एंड आर इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ सेलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर। तो यहाँ पे एक इंसान का रोल होगा जिसको आप ब्रीडर कहोगे, वो क्या करेगा, सीमेन कलेक्ट करेगा मेल से और क्या करेगा, फीमेल को कोई सेलेक्टेड फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। द सीमेन में बी यूज इमीडिएटली। अच्छा, उस सीमेन को चाहो तो भैया तुरंत इस्तेमाल कर लो, या चाहो तो फ्रीज करके रख दो और बाद में इस्तेमाल कर लो, उसको चाहो तो ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो फ्रोज़न फॉर्म में, जहाँ पर एनिमल फीमेल रखी गई है। तो इसमें ये भी एक लफड़ा हो जाता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल को लेकर जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा अगर आपके घर गाय या भैंस ऐसा बकरी उकरी है, तो बकरी को इंसेमिनेशन करवाने के लिए लोग लेकर जाते हैं। अब मान लीजिए ऐसा दिक्कत हो सकता है ना, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़िया नहीं है, पर स्पर्म को सिर्फ पैकेज फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करना वो तो आसान है ना, तो वो वाली दिक्कत भी तो आप कह सकते हो क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या हेल्प अस टू इम्प्रूव सेवरल प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल मेटिंग के क्या सेवरल प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जा सकता है। जैसा एग्जाम्पल जस्ट मैंने एक दिया अभी, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑफन द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल इज फेयरली लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट। सक्सेस रेट क्या है, क्रॉसिंग मेल एंड फीमेल एनिमल इज फेयरली लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के बाद भी क्या सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है। और अगर इस सक्सेस रेट आप बढ़ाना चाहते हो ना, तो क्या करो, आप जो सक्सेसफुल हाइब्रिड प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो कुछ और भी टेक्निक इस्तेमाल करो। और वो टेक्निक क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOET कहा जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है भैया जिससे हर्ड इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। क्या किया जाता है, बहुत शानदार है। देखिए इस मेथड में क्या किया जाता है कि मान लीजिए एक काव है, देखिए एक काव है तो एक बार जब वो कितने बच्चे पैदा कर सकती है, अरे एक बार में 1, 2 या 3 बच्चे पैदा कर सकती है। और मान लीजिए कि आपको उसी पर्टिकुलर बढ़िया वाली ब्रीड है, उसी का ढेर सारे बच्चे चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कुछ ऐसा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ए काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन लाइक FSH लाइक एक्टिविटी, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के जैसे एक्टिविटी करने वाले हार्मोन को हम उस फीमेल के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, फॉलिकुलर मैचुरेशन होगा और सुपर ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो एक एग रिलीज होने के बजाय ढेर सारे एग रिलीज होंगे उसके अंदर। ठीक है, एक साइकिल के अंदर। उसके बाद क्या होगा, तो उससे क्या होगा, वो 6 से 8 एग प्रोड्यूस करेगी एक साइल में। ठीक है, और उसके बाद क्या कराएंगे, आप किसी इलाइट ब्यूल, बेहतर ब्यूल से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा देंगे उसका, या मीटिंग भी करवा सकते हो। ठीक है, फिर उसका एग फर्टिलाइज हो जाएगा। जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो 8 से 32 सेल स्टेज तक जब वो पहुंचेगा, रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न होगा ना जाइगोट बनने के बाद, तो उसमें अलग अलग स्टेजेस आते हैं। तो 8 से 32 सेल स्टेज तक जब हो जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, दे आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू सरोगेट मदर। अब वो एम्ब्रियो देखिए, अब तो जो आपको बेहतर वाली गाय थी उसके अंदर आपने करवाया, एम्ब्रियो उसी का डेवलप हुआ। अब उस एम्ब्रियो जब थोड़ा सा डेवलप हो गया है, अब आप किसी भी दूसरे क्वालिटी के सरोगेट मदर, थोड़ा लो क्वालिटी की भी रहेगी तब भी चल जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो तो हाई क्वालिटी वाली मदर का है ना, तो उसके अंदर ट्रांसफ़र करवा दो और उससे क्या होगा, उसको डेवलप करने के लिए इन्वायरमेंट मिल जाएगा। और ढेर सारी सरोगेट मदर में आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, बहुत कम समय में हर्ड साइज इंप्रूव करवा सकते हो और फिर उसको सुपर ओव्यूलेशन का दूसरा राउंड के लिए उसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया टेक्निक है। जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, शीप, रैबिट, बफेलो, मेयर्स, etc. तो इन सब के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा चुका है। फिर क्या कह रहा है, हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी meat yielding bulls have been bred successfully to increase herd size in a short time.
तो हाई मिल्क यील्डिंग फीमेल्स को और हाई क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस करने वाले मेल्स को हमने ऐसा ब्रीडिंग करवाया है, बहुत कम समय में हर्ड साइज इम्प्रूव करवाया है। अच्छा, मेल का बढ़िया क्वालिटी का मीट क्या होता है? लीन मीट जिसमें लिपिड कम हो, ऐसे को बढ़िया क्वालिटी ऑफ मीट कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब आपका एक बहुत आसान टॉपिक नेक्स्ट, बी कीपिंग। व्हाट इज बी कीपिंग? तो बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। तो बी का पालन करना भैया, क्या करने के लिए? हनी के लिए, टू ऑब्टेन व्हाट? हनी। ठीक है, तो दैट इज बी कल्चर या एपी कल्चर। और क्या है देखिए, बहुत आसान बातें लिखी हुई यहाँ पे। इट इज़ एन ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री, तो एक बहुत पुराना कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज़ को कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। हनी के बारे में दिया हुआ है जो आप सब जानते हैं। हनी इज़ अ फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव, बहुत न्यूट्रिशियस फूड है। और क्या यूज़ होता है? इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी तो रोल है ना भैया। हर दवाई में, आयुर्वेदिक हर दवाई में शहद मिला के खाने के लिए बोलते हैं सब, तो वो हो गया। हनी बी से क्या? बी वैक्स मिलता है और इसका बहुत सारे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक में, पॉलिश में, अलग अलग तरह का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंक्रीज डिमांड ऑफ हनी हैज लेड टू लार्ज स्केल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस। तो जो डिमांड है इसका बढ़ता जा रहा है, उसके बाद उससे वजह से क्या किया जा रहा है? लार्ज स्केल पे बी कीपिंग प्रैक्टिसेस किया जा रहा है। इट हैज़ बिकम एन इस्टेब्लिश्ड इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री वेदर प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल पे भी किया जा रहा है, स्मॉल स्केल पे भी किया जा रहा है और उससे इनकम जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, आगे क्या कहता है देखिए, बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड इन एन एरिया वेयर देयर आर सफिशिएंट बी पास्चर्स ऑफ सम वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट, ऑर्किड्स, कल्टिवेटेड क्रॉप। तो भैया बी कीपिंग उसी जगहों पर किया जा सकता है जहाँ पे बी के पास्चर्स हों, वाइल्ड श्रब्स हों, जहाँ पे झाड़ियाँ उड़ियाँ हों, फ्रूट हों, क्रॉप्स हों। नहीं तो किससे वो अपना सैप लेके, आप जानते हैं मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी वो हनी कैसे बनाती है? ऐसा कुछ उसके शरीर में नहीं बनता है हनी। मधुमक्खी तो वो फ्लावर से नेक्टर को एब्जॉर्ब करती है, चूसती है और उसी से हनी बना देती है हमें। ठीक है, तो उसके लिए वो चाहिए ना, फ्लावर चाहिए, फ्रूट चाहिए, तभी ना उसी को सक करके उसके नेक्टर लेगी और उसी से क्या बनाएगी? उसी से बनाएगी वो क्या? हनी बनाएगी। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ हनी बी विच कैन बी रियर्ड। बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनको रियर किया जाता है। कुछ इसका मतलब कुछ ऐसी होती हैं जिनका रियरिंग नहीं कर सकते, बहुत खतरनाक होती हैं। ठीक है, ऑफ दीज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इज एपिस इंडिका। तो सबसे मोस्ट कॉमन स्पीसीज जिसका पालन पोषण किया जाता है वो कौन है? एपिस इंडिका है। अच्छा, बी हाइव्स मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता है वो कहाँ कहाँ रखा जा सकता है? अरे भैया ये पढ़ने की ज़रूरत है क्या? वंस कोर्टयार्ड, बरामदा, हाउस, छत पर कहीं भी रखा जा सकता है। और बी कीपिंग इज़ नॉट लेबर इंटेंसिव, तो कोई बहुत लेबर इंटेंसिव, लेबर मतलब मजदूरी वाला, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता उसमें, ये कहना चाह रहा है। तो फिर क्या कह रहा है? बी कीपिंग दो रिलेटिवली ईजी डज रिक्वायर सम स्पेशलाइज्ड बी रिलेटिव, क्या कह रहा है? बी कीपिंग थोड़ा आसानी है पर फिर भी स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं दैट टीच बी कीपिंग। ओके, फिर क्या कह रहा है? ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए आपको ध्यान में देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? अरे भैया उसका बी का नेचर कैसा है, उसका हैबिट क्या है, ये जानना पड़ेगा ना। उसके लिए सूटेबल लोकेशन क्या है रखने के लिए, ये जानना पड़ेगा आपको। कैसे पाल तो लिए पर उससे पकड़ना कैसे है, कंट्रोल कैसे करना है, किसको? स्वार्म्स को। स्वार्म मतलब ग्रुप ऑफ बी को स्वार्म कहा जाता है, बी के झुंड को स्वार्म कहा जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में कैसे उसको मैनेज करना है ये भी आपको जानना पड़ेगा। फिर क्या? हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी बियन, उससे शहद कैसे निकालना है। सब कोई नहीं ना निकाल लेगा मधुमक्खी के छत्ता में से हनी या बीवेक्स, तो कैसे निकालना है इसका भी कला आपको पता होना चाहिए, तभी काम बन पाएगा। नहीं तो फिर पता चले आप पाल लिए, शहद निकालने आ ही नहीं रहा है आपको, तो फ़ायदा क्या होगा? तो फिर देखिए बी का कुछ इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। बी आर पॉलिनेटर ऑफ मेनी ऑफ आवर क्रॉप स्पीसीज, चैप्टर 2 में हमने बात की है इसके बारे में, सच एज सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल, पियर, तो इन सब के पॉलिनेटर हैं। कीपिंग बी हाइव इन क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीजेज पॉलिनेशन
efficiency and improves the yield beneficial both for the point of view of crop yield and honey yield। तो क्या कह रहा है, क्रॉप फील्ड में मधुमक्खी का बी हाइव रखने से फ्लावरिंग पीरियड में पोलिनेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ता है और दोनों तरह का यील्ड बढ़ता है। किसका, क्रॉप का भी यील्ड बढ़ेगा भाई, क्रॉप का भी फायदा होगा क्योंकि पोलिनेशन करवाएगा, और मधुमक्खी का भी फायदा होगा। क्या करने के लिए, मधुमक्खी का फायदा इसलिए होगा ताकि हम गुड अमाउंट में हनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप देखते हैं फिशरीज़ के बारे में। तो व्हाट आर फिशरीज़, तो फिशरीज़ इज़ एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश। तो मछली पकड़ना, पालन करना, बेचना उचना, या मछली ही नहीं, सेलफिश या जो भी एक्वेटिक एनिमल है इन सब का पालन पोषण, खरीद बेच, ये सब क्या है, फिशरीज़ है। और हमारा बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन, बहुत बड़ी आबादी मछलियों पर और मछली से पाए जाने वाले प्रोडक्ट या अदर एक्वेटिक एनिमल जैसे प्रॉन्स, क्रैब, लोबस्टर, एडिबल ओयस्टर, तो फूड के लिए डिपेंडेंट रहता है। कुछ फ्रेश वाटर फिश होती हैं, कुछ मरीन वाटर फिश होती हैं। देखिए सम फ्रेश वाटर फिश विच आर वेरी कॉमन इंक्लूड, तो कुछ फ्रेश वाटर फिश का एग्जांपल दिया हुआ है, कटला, रोहू, कॉमन कार्प। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्रेश वाटर फिशेस का एग्जांपल है कटला, रोहू, कॉमन कार्प। कुछ मैराइन फिशेस होती हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं, जैसे जिनको खाया जाता है, जैसे हिल्सा, सार्डिन, मैक्रेल, पॉम्फ्रेट। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड आउट व्हाट फिशेस आर कॉमनली ईटन इन एन एरिया। तो देखिए यहाँ पे दो मछलियों के बारे में याद करना है, एक क्या फ्रेश वाटर फिश के बारे में और एक क्या मैराइन वाटर के फिश में। तो फ्रेश वाटर देखिए कटला, रोहू, कॉमन कार्प। मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ कि एक कारपेंटर है जो क्या काट रहा है और क्या लकड़ी काट रहा है और रो भी रहा है शायद। तो ठीक है, तो कारपेंटर, कार्प, कॉमन कार्प, काट रहा है, लकड़ी काटता है ना कारपेंटर, और रो भी रहा है क्योंकि हाथ कट गया उसका भाई। चलो हो गया, एक कारपेंटर है जो लकड़ी काट रहा है पर गलती से वो देखने लगा दूसरे तरफ, हाथ उसका कट गया तो रो रहा है वो। तो कॉमन कार्प, कटला, रोहू क्या हो गए, फ्रेश वाटर हो गए। और हिल्सा, और इसका तो बहुत आसान है, देखो हिल्सा के बाद क्या आ रहा है, हिल्सा के बाद सार्डिन, मैक्रेल, पॉम्फ्रेट। ऐसे याद रखोगे ना, 4 बार याद हो जाएगा। हिल्सा, सार्डिन, मैक्रेल, पॉम्फ्रेट, हिल्सा, सार्डिन, मैक्रेल, पॉम्फ्रेट, तो आपको याद हो जाएगा दे आर एग्जाम्पल ऑफ मैरीन फिश दैट आर एडिबल। ठीक है, चलिए फिर क्या कहता है भैया, फिर ये कहता है फिशरीज एज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी, इट प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू द मिलियन ऑफ फिशर एंड फार्मर। इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है इसका। मिलियंस ऑफ फिशरमैन, मछुआरे जो हैं और किसान जो हैं, इनको भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। और आप कहेंगे किसान को कैसे, किसान तो खेत में अनाज लगाता है। अरे भैया जो समुंदर के किनारे जो किसान हैं, खेत में उनके मछली आ जा रही है तो वो लोग बांध दिया, मछली भी पालन थोड़ा बहुत कर लेता है साइड में। ठीक है, तो फॉर मेनी इट इज़ ओनली द सोर्स ऑफ देयर लाइफ, बहुत लोगों के लिए सिर्फ यही उसका जीवन गुजारने का एक सोर्स है। इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फिशरीज़, जो फिशरीज़ का इंक्रीजिंग डिमांड हो रहा है उसके लिए हमें क्या डिफरेंट टेक्निक को अप्लाई करना किया गया है। इंक्रीज प्रोडक्शन, फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। एग्जाम्पल, एक्वा कल्चर से हम क्या करते हैं, एक्वा कल्चर एंड पीसी कल्चर हैव बीन able to increase the production of aquatic plant and animal both fresh water and marine। तो एक्वा कल्चर क्या है भैया, एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर, इससे हम क्या एक्वेटिक प्लांट, एनिमल जो भी फ्रेश वाटर या मैराइन, इन सब का प्रोडक्शन हमने बढ़ाया हुआ है। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन पीसी कल्चर एंड एक्वा कल्चर। तो पीसी कल्चर में यह मतलब पीसी फिशेस, तो फिशेस का पालन सिर्फ पीसी कल्चर है, और एक्वा कल्चर मतलब कोई भी एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल, तो वो एक्वा कल्चर हो जाता है। तो इन सब के करने की वजह से क्या हुआ है, इन सब के करने की वजह से डेवलपमेंट एंड फ्लोरिशिंग ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री एंड इट हैज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ इनकम टू द फार्मर इन पर्टिकुलर एंड द कंट्री इन जनरल। भैया आपके किसान की प्रगति होगी तो आपके देश की भी प्रगति हो ही रही है कि नहीं। वी नाउ टॉक अबाउट द ब्लू रिवोल्यूशन एज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अलोंग द सेम लाइन एज ब्लू। तो ब्लू रिवोल्यूशन क्या है, अरे भैया यानी ये एक्वेटिक वाली चीज़ों का पालन पोषण और उनके फूड उनका इंक्रीमेंट करवाना, यही ब्लू रिवोल्यूशन है। जैसा कि ग्रीन रिवोल्यूशन किसके लिए, प्लांट्स के लिए है। चलिए, तो यहाँ तक बात करने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, आपका जो पहला पार्ट है एक आपके इस चैप्टर का, जिसको आप एनिमल ब्रीडिंग कहते हो, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो क्या है,
प्लांट ब्रीडिंग है। इसके बाद क्या है, प्लांट ब्रीडिंग है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग? व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग? ब्रीडिंग मतलब मीटिंग वोटिंग करवा रहे थे ना कुछ आप, जिससे एक बढ़िया प्रोजेनी बनवा रहे थे ना, तो अगर यही प्लांट में कर रहे थे दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग मैन, जो कि आपने पढ़ भी चुका है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। अगर आप खुद मेंडल भी करवाते थे, मेंडल भी तो प्लांट ब्रीडर ही थे एक तरह के, मेंडल भी ब्रीडर ही थे, पर वो एक्चुअली उनका उद्देश्य अलग था, उनका प्रोडक्टिविटी का उद्देश्य नहीं था, वो तो जीन का रिसर्च, जेनेटिक्स के लिए रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे थे, तो उनका पर करवाए वो ही रहे थे, ठीक है, क्रॉसिंग ही करवा रहे थे, सेल्फिंग ही करवा रहे थे, वही करवा रहे थे ना। तो हमको भी कुछ ऐसा ही करवाना है, पर हमें क्या करवाना है, हमें क्या फूड प्रोडक्शन के लिए करवाना है। बेहतर क्वालिटीज़ ऑफ, डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ मेल एंड फीमेल सेलेक्ट करना है, उन दोनों में ब्रीडिंग करवाना है, एक बेहतर प्रोजेनी बनवाना है, जिसमें हम डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ को लेकर आना है, जिससे क्या हो, प्रोड्यूस बढ़ सके, यील्ड बढ़ सके, क्वालिटी बढ़ सके, डिजीज़ रेजिस्टेंट बढ़ सके, जिससे जो बढ़ती हुई आबादी है इसके लिए खाना पहुंच सके, ताकि सब कोई सुख और समृद्धि, हाँ, जिंदा रह सके, जी सके, अपना जीवन बिता सके। चलिए ठीक है, बहुत हो गया। ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन ओनली यील्ड अ लिमिटेड बायोमास एज फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल। तो जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो आपका चल रहा है ना, उससे एक लिमिटेड अमाउंट में ही खाना पाया जा सकता है प्लांट और एनिमल्स के लिए, या ह्यूमन और एनिमल्स के लिए। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीज इन acreage can increase yield but only to a limited extent। हाँ, अगर आप चाहो कि भैया थोड़ा सा बढ़िया तरीके से मैनेज करना चालू कर दिया जाए ना, तो आप क्या करवा सकते हो, कि थोड़ा सा यील्ड वुड बढ़ा सकते हो, बट इसमें भी थोड़ा सा एक लिमिट रहेगा, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग एज ए टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज यील्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। बट भैया अगर आप प्लांट ब्रीडिंग करवाओ तो उससे क्या होगा, प्लांट ब्रीडिंग से क्या होगा, आप बहुत लार्ज एक्सटेंट पर अब क्या करवा सकते हो, इंक्रीज करवा सकते हो। Who in India has not heard of Green Revolution, which was responsible for our country to not merely meet the national requirement in food production, but also help us to even export it. Green Revolution was dependent to a large extent on। तो क्या कह रहा है भैया, अपने देश में कौन नहीं है जिसने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में नहीं सुना हुआ है। ये ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हुआ, तो हमारे नेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया, ना कि बल्कि क्या एक्सपोर्ट करने में भी मदद की हमें, क्या प्लांट के प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन किस पे डिपेंड था, इट वाज डिपेंडेंट ऑन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक फॉर डेवलपिंग हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़ इन वीट, राइस, मेज। तो जो मेन आपके कंज्यूम करने वाले जो प्लांट हैं उन्हीं को हमने क्या किया, हाई यील्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश की थी आपके ग्रीन रिवोल्यूशन में, ठीक है। फिर देखिए व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। तो देखिए व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। पर्पस के साथ मैनिपुलेट करना, बदलाव करना किसका, प्लांट स्पीसीज, इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप दैट आर बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन। तो हमें एक पर्पसफुल मैनिपुलेशन करना प्लांट में, क्या करने के लिए, डिजायर्ड प्लांट बनाने के लिए, जो क्या हो, बेटर सूटेड हों, बढ़िया सूट करते हों, बढ़िया हों कल्टीवेशन के लिए, बेटर यील्ड के लिए, डिजीज रेजिस्टेंट के लिए, ठीक है। कन्वेंस, तो इसी को प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है। तो आप ये याद कर सकते हो पूरा कि व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप दैट आर बेटर सुटेड फॉर कल्टीवेशन, गिव बेटर यील्ड एंड आर डिजीज रेजिस्टेंट। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, आगे देखिए, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैव बीन प्रैक्टिस्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो कह रहा है कि प्लांट ब्रीडिंग जो कन्वेंशनल लेवल पर है बहुत हज़ारों सालों से किया जा रहा है, ठीक है। ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ तब से किया जा रहा है। रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग डेट बैक्स टू 9000 to 11,000 ईयर्स एगो। तो अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये 9000 से 11,000 साल पहले, जब से यानी इंसान ने जब से खेती करना चालू किया तब से प्लांट ब्रीडिंग उसने करना चालू कर दिया था। सिंपली ये कहना चाहता है, ठीक है, ये कहना चाहता है। मेनी प्रेजेंट डे क्रॉप आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशंस
आज में पाए जाने वाले बहुत सारे जो क्रॉप हैं वो किसके रिजल्ट हैं? डोमेस्टिकेटेड इन एंशियंट टाइम। तो एंशियंट टाइम में डोमेस्टिकेशन करने की वजह से पाए जा रहे हैं। टुडे ऑल आवर मेजर फूड क्रॉप आर डिराइव्ड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज़। जो हमारे मेजर फूड क्रॉप हैं दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज़ से पाए गए हैं। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व द क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन। तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग एक फेज़ है, क्लासिकल एक फेज़ है। तो उसमें क्या किया जाता था, जब वही मेंडल वाली बात है, तो उसमें क्या किया जाता था? क्रॉसिंग किया जाता था या हाइब्रिडाइजेशन किया जाता था प्योर लाइन्स का, ये कह रहा है। उसके बाद क्या किया जाता था? आर्टिफिशियल सेलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट विद डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ हायर यील्ड, न्यूट्रिशन एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज। विथ एडवांसमेंट इन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग इज नाउ इंक्रीजिंगली बीइंग कैरिड आउट बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स। तो आज जेनेटिक्स में इन्हांसमेंट की वजह से, बढ़ोतरी की वजह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग आज बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखिए। इफ़ वी वेर टू लिस्ट द ट्रेट और कैरेक्टर दैट द ब्रीडर्स हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट इनटू क्रॉप प्लांट, अगर हम लिस्ट करना चाहें, बताना चाहें कि कौन सा वो ट्रेट है, कौन सा वो कैरेक्टर है जो कोई भी ब्रीडर चाहता है कि उस प्लांट में आ जाए, तो हम कहेंगे कि द वेरी फर्स्ट वन इज दैट इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी। तो सबसे पहला, जाहिर सी बात है, सबसे पहला कोई भी ब्रीडर क्या चाहता है? सबसे पहला कोई भी ब्रीडर ये चाहता है कि उसमें क्रॉप यील्ड और इम्प्रूव क्वालिटी हो। इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्राफ्ट रेजिस्टेंस टू पैथोजन, वायरस, फंगी एंड बैक्टीरिया एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट वुड बी ऑन आवर लिस्ट टू। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जो कोई भी ब्रीडर चाहता है कि जब ब्रीडिंग करवाते वक्त उस क्रॉप में आ सकें, जिसमें कि सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका कि क्रॉप यील्ड और क्वालिटी बढ़िया हो। उसके बाद क्या हो? इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से टॉलरेंस उसका बढ़ जाए, लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, या पैथोजेंस जो हैं जैसे कि वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, इनसे रेजिस्टेंस की पावर बढ़ जाए, और क्या, जो पेस्ट्स हैं, इंसेक्ट, कीड़े हैं, उनसे भी टॉलरेंस बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर बहुत लॉजिकल सी बात है कि उसका प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो, कीड़े उड़े उसको ना खा सकें, या उसको बैक्टीरिया, वायरस ना अटैक कर सकें, सूखे में भी ग्रो कर सके, बाढ़ में भी ग्रो कर सके। तो सबको यही चाहेगा, बेसिक सी बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। प्लांट ब्रीडिंग के बारे में दिया हुआ है इसके बाद, कि जो स्टेप्स और टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आपको देखना है कि प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में जो स्टेप्स होते हैं, द मेन स्टेप्स इन ब्रीडिंग अ न्यू जेनेटिक वेराइटी। ठीक है, जो पूरे स्टेप्स होते हैं एक प्लांट ब्रीडिंग में, जिसको हम एक प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर कैरिड आउट इन सिस्टमेटिक वे वर्ल्ड वाइड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड कमर्शियल कंपनीज। द मेन स्टेप इन प्लांट ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग अ न्यू जेनेटिक वेराइटी ऑफ क्रॉप आर, जिसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, दूसरा है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, तीसरा है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स, और चौथा क्या है? सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट्स। पांचवा क्या है? टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार्स। ठीक है, बस इतना ही भाई, 5 ही स्टेप है। तो बहुत आसान सी चीज़ है। देखिए क्या करना क्या है, सबसे पहले वेरिएबिलिटी, मतलब जो वैरायटी है, वैरायटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज है, उनको कलेक्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको देखना है, आपको एक नया वैरायटी बनाना है ना, तो आपको नया वैरायटी बनाने के लिए जितनी भी वैरायटी, एग्जिस्टिंग वैरायटी है, उनमें से बढ़िया जो है वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कर लिए, उसमें से उसको लेकर आओ। सबसे पहले तो कलेक्ट करो, उसके बाद उसमें से क्या करो? पेरेंट्स को सेलेक्ट करो। पेरेंट्स सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कराओ, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराओ सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में। अब जब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराओगे तो ढेर सारे भैया क्या बनेंगे? ऑफस्प्रिंग बनेंगे। अब उन ऑफस्प्रिंग्स में से क्या करो आप? उन ऑफस्प्रिंग में से क्या करो? सिलेक्शन करो एंड टेस्टिंग करो। सिलेक्शन करो, टेस्ट करो और सेलेक्ट करो। किस चीज़ को? सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट्स को। और उसके बाद क्या करो? जो रिकॉम्बिनेंट्स बना है उसको टेस्ट करो, रिलीज़ करो, कमर्शियलाइज करो, मार्केट में उतारो, लॉन्च करो, उसको बेचो और पैसा कमाओ। ये उसका सीधे कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना?
ठीक है ना। तो चलिए स्टेप वाइज देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में क्या है, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन सबसे पहला, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो एकदम मेन जड़, रूट, फाउंडेशन, मेन क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जब तक ढेर सारे वेराइटीज़ नहीं प्रेजेंट रहेंगे, वेराइटीज़ को इकट्ठा करना यही मेन है, ठीक है। इन मेनी क्रॉप प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द क्रॉप। तो बहुत सारे क्रॉप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज़, स्पीसीज एंड रिलेटिव ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज फॉलोड बाय देयर इवेल्युएशन ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्री रिक्वेस्टी फॉर द इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल जीन अवेलेबल इन द पॉपुलेशन। तो क्या है, कलेक्शन करना और प्रिजर्वेशन करना ऑल द वाइल्ड वेराइटी, जितने भी वेराइटी, स्पीसीज और रिलेटिव हैं उसके, तो उनका कलेक्ट करना, इवेल्युएशन करना। तो ये सबसे पहला कंडीशन है, प्री रिक्वेस्टी है किस चीज़ का, इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन। एक मतलब सबसे अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए नेचुरल जीन, जो भी पूरे एक पॉपुलेशन में जितने भी तरह के, एक पॉपुलेशन में जितने भी तरह के जीन प्रेजेंट है ना, उन सब का अगर आप सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो भैया, सबसे पहले तो उनको ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, ढूंढोगे, तभी ना होगा पाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी एक अलील्स या जीन्स पाए जाते हैं एक पॉपुलेशन में, तो द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट और सीड हैविंग ऑल द डाइवर्स अलील ऑफ फॉल और जीन इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज कलेक्शन। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि व्हाट इज जर्म प्लाज कलेक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज जर्म प्लाज कलेक्शन, द इंटायर कलेक्शन मतलब यहाँ पे वो कलेक्ट मत समझना कि उठा के बीनना, कलेक्ट करना, बिटोरना, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो जो पूरा ग्रुप, ऑल द अलील्स, एक गिवन पॉपुलेशन में जितने भी एक जीन्स के जितने भी अलील्स हैं उन सब के ग्रुप को हम जर्म प्लाज कह रहे हैं, ठीक है। उसको आप क्या कहते हो, जर्म प्लाज। और उनको लेकर आना वो जर्म प्लाज कलेक्शन है। उनको लेकर इकट्ठा में आना, कैसे लेकर आओगे, जर्म को, जीन को, अलील को नहीं लेकर आओगे। अरे अलग अलग तरह के प्लांट लेकर आओगे तो उसमें किसी सब तरह के अलील्स प्रेजेंट रहेंगे। तो दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में पार्ट है क्या, जर्म प्लाज कलेक्शन। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो आपका क्या है, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो उस जर्म प्लाज लेकर आ गए, उसके बाद उसको इवेल्युएट करो, आइडेंटिफाई करो प्लांट विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, और सेलेक्टेड प्लांट्स को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या करो, इस्तेमाल करो। और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे प्योर लाइन बना लो। कैसे बनाओगे प्योर लाइन, आप जानते हो, कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन से प्योर लाइन बनाओगे। उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद क्या है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। पेरेंट्स सेलेक्ट कर लिए, उसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराओ। तो देखो, द डिजायर्ड कैरेक्टर हैव वेरी ऑफन टू बी कंबाइंड टू टू डिफरेंट प्लांट। फॉर एग्जांपल, हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट may need to be combined with disease resistant from another parent. This is possible by cross hybridizing the two parent to produce hybrids that are genetically combine the desired character in one parent. देखिए क्या कह रहा है, हम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है यहाँ पर ए है जिसमें प्रोटीन क्वालिटी बढ़िया है, एक प्लांट है यहाँ पे जिसका बी है जिसमें डिजीज, तो हम क्या चाहेंगे, दोनों आ जाए, तो दोनों में क्रॉसिंग करवा दो। तो इससे क्या हो सकता है कि ए वाले, इस जो नया प्रोजेनी बनेगा इसमें ए वाला भी बेहतर कैरेक्टर और बी वाला भी जो बेहतर कैरेक्टर है वो आ सकता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन एक याद रखना है, क्या याद रखना है कि दिस इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडियस प्रोसेस। ये इसके बारे में बहुत टाइम लगता है और बहुत ही टेडियस, कठिन एक प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है। जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें हमने जो मेल सेलेक्ट किया है उसके मेल से क्या करेंगे, पोलन ग्रेन लेकर आएंगे, और जिसको हमने फीमेल सेलेक्ट किया है उस फीमेल के स्टिग्मा पर लाकर रखेंगे। इसके बारे में चैप्टर 2 में भी हमने बात किया है। और क्या होता है, और लाकर जब आप पोलिनेशन करवा दोगे ना, स्टिग्मा पर गिरवा दोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए आपका पोलिनेशन ट्रांसफ़र। ऑल्सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल हाइब्रिड डू कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर, यूजुअली वन इन वेरी फ्यू थाउजेंड क्रॉसेस सो द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन। क्या कह रहा है, 1000 बार अगर आप क्रॉस कराओगे ना तो उसमें से एक आध जाकर क्या होगा, सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। चौथे स्टेप में क्या कर रहा है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। इसमें क्या करेंगे भैया, इस प्रोसेस में आप क्या करेंगे,
सेलेक्टिंग करेंगे, किसमें, प्रोजेनी ऑफ द हाइब्रिड, जो हाइब्रिड के प्रोजेनी बने हैं ना उस हाइब्रिड्स में आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिस कोई एक हाइब्रिड बना है, मान लीजिए यही वाला वो हाइब्रिड है जिसमें दोनों कैरेक्टर आ गए हैं ना, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यही क्या है, सिलेक्शन है। द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल, याद रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट लाइन, द सिलेक्शन प्रोसेस इज व्हाट, इट इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वेस्ट केयरफुल साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेनी। तो ये बहुत क्रूशियल प्रोसेस है और साइंटिफिक इवेल्युएशन की ज़रूरत पड़ती है। ये स्टेप क्या करता है, यील्ड्स प्लांट दैट आर सुपीरियर, इस स्टेप से क्या ऐसा यील्ड होता है, इस स्टेप से हमें ऐसा प्लांट मिलता है जो कि दोनों पेरेंट से सुपीरियर होता है। वेरी ऑफन मोर देन वन सुपीरियर प्रोजेनी प्लांट में बिकम अवेलेबल, तो एक से ज़्यादा भी अवेलेबल हो सकते हैं। इनको क्या किया जाएगा, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा अगर आपको प्रोजेनी सुइटेबल क्वालिटी का मिल गया ना, तो आप क्या कराएंगे, दे आर सेल्फ पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे फॉर सेवरल जनरेशन, जब तक कि वो एक यूनिफॉर्म प्योर लाइन होमोजाइगोसिटी के लेवल पर ना पहुंच जाएं। और इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बहुत एक इम्पोर्टेंट फ़ायदा होगा, जब वो प्योर लाइन होगा ना तो भी कैरेक्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस के टाइम पे आसानी से सेग्रीगेट नहीं करेंगे, दे विल नॉट सेग्रीगेट ईजीली। तो प्योर लाइन बनाने का ये एक फ़ायदा होता है कि कैरेक्टर जो होता है वो आपका ईजिली सेग्रीगेट नहीं होता है। ठीक है ना, ईजिली सेग्रीगेट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या कह रहा है, टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टीवार्स। इसमें क्या है, द न्यूली सेलेक्टेड लाइन आर इवेल्युएटेड फॉर देयर यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ क्वालिटी डिजीज। तो भैया जो न्यूली सेलेक्टेड लाइन है ना उनको इवेल्युएट किया जाता है उनके यील्ड के लिए, अदर एग्रोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस ईटीसी, इन सब के लिए, मतलब क्वालिटी कैसा है, डिजीज रेजिस्टेंस कैसा है, इन सब के लिए हम इवेल्युएट करते हैं। ये इवेल्युएशन कैसे किया जाता है, ये इवेल्युएशन किया जाता है रिसर्च फील्ड में उगा कर उनको, और उसका परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर कर। कब, अंडर आइडियल फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन, इरिगेशन एंड अदर क्रॉप मैनेजमेंट। तो हम आइडियली सबसे पहले तो क्या करते हैं, आइडियल कंडीशन उसको प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं उसमें कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, द इवेल्युएशन इन रिसर्च फील्ड। अब रिसर्च फील्ड में तो आप क्या करेंगे, एकदम आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद देखिए इवेल्युएशन इन रिसर्च फील्ड के बाद आप करेंगे टेस्टिंग द मटेरियल। उसके बाद आप फार्मर्स के खेत में लेकर आएंगे, फार्मर के असली खेत में लेकर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद एटलीस्ट 3 सीज़न तक आप वहाँ पे 3 सीज़न तक अलग अलग जगहों पर ग्रो करवा कर देखेंगे। ठीक है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो करवा कर देखेंगे। ठीक है, और उसको किसके साथ, उसके कम वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में जो पाया जाने वाला बेस्ट क्रॉप है उसके साथ, क्रॉप कल्टीवार, उसके साथ हम उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, चेक और रेफरेंस कल्टीवार कहेंगे। ठीक है ना, चलिए फिर देखिए क्या कह रहा है। इंडिया एक मेनली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो आप सब जानते हैं इंडिया एक कृषि प्रधान देश है कि नहीं। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ द इंडिया जीडीपी। इंडिया का जीडीपी का जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 33% है। और क्या उसमें, तो ये देखो इंटरेस्टिंग बात यही है, दुख की बात क्या है कि 33% कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का इंडियन जीडीपी में, लेकिन 62% जनता एग्रीकल्चर करने में लगी हुई है। बहुत बुरी बात है ये। ठीक है, अच्छी बात नहीं है ये अच्छी बात नहीं है। 62% जनता लगी हुई है, तो और चाहिए, और जीडीपी में और कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस एग्रीकल्चर को। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कुछ कहानी की आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था हमारा कंट्री जो फेस कर रहा था वो ये था कि इनफ फूड प्रोड्यूस करना बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत ये थी कि लैंड तो लिमिटेड था कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, तो इंडिया को क्या करना था, इंक्रीज यील्ड करना था। जो लैंड ऑलरेडी था उसी में पर यूनिट एरिया पे क्या यील्ड को इंक्रीज़ करना था, कि पहले इसी इतने खेत में मान लीजिए 1 कुंटल हो रहा है, तो हमें क्या करना था, इसी पे 2 कुंटल करना था, 4 कुंटल करना था। क्योंकि ज़मीन, खेती का ज़मीन तो उतना ही है, खेती का ज़मीन जंगल काट के बढ़ाया जाएगा ना, वो तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है,
the development of several high-yielding variety of wheat and rice in the mid-1960s as a result of various plant breeding technique led to dramatic increase in food production in our country. This phase is often referred to as green revolution. तो क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन? तो भैया ग्रीन रेवोल्यूशन बात करता हरित क्रांति जिसको हिंदी में कहते हैं, ये उस समय की बात है। कब की? 1960 की, 1960s की बात है। इस समय क्या किया गया? सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस को डेवलप किया गया, जिससे क्या हुआ? इंक्रीज़ हो गया फूड प्रोडक्शन हमारे कंट्री में। इसी फेज़ को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है या हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो प्रोडक्शन बढ़ा उसके वजह से, यहाँ पे देखिए सोनालिका का दिया हुआ है फिगर। उसके बाद यहाँ पे P145 जो कि मटर के लिए है, गार्डन पे के लिए है, पहला वाला मेज़ के लिए है, दूसरा वाला वीट के लिए है यहाँ पे, और तीसरा वाला गार्डन पी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इंडिया के कुछ ये हाइब्रिड क्रॉप हैं। आपसे पूछ सकता है कि ऐसा नाम देकर ये इंडियन हाइब्रिड क्रॉप हैं या क्या हैं। ठीक है, तो आपको जानना है। अच्छा, फिर सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे तो वीट, राइस और इसी सब में तो ज़्यादा हमने किया था, सॉरी, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। तो हमने ये बात किया था कि जो मेजर आपका फूड है खाने का, जिस पे ज़्यादातर जनता डिपेंड करती है, उसी को हमने बढ़ाने का वो सोचा था। तो इसमें क्या दिया हुआ है? वीट और राइस के बारे में दिया हुआ है। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वाला चीज़ है, आपको याद रखना है इसमें कि देखिए ड्यूरिंग 1960 से 2000 के बीच में क्या हुआ? वीट प्रोडक्शन 1960 से 2000 के बीच में क्या हुआ? जो इंक्रीज हो गया क्या? वीट प्रोडक्शन फ्रॉम 11 मिलियन टन टू 75 मिलियन टन, जबकि राइस का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन के बढ़कर हो गया। ठीक है, ये सब कैसे हुआ कि 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन क्या हो गया? वीट हो गया, और 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन राइस का प्रोडक्शन बढ़ा। कब? 1960 से 2000 के बीच में। तो ये कैसे हुआ? दिस इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ ऑफ वीट एंड राइस। ठीक है, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ डेवलप किया गया, किस चीज़ का? वीट और राइस का। किसके योगदान से हुआ? देखिए, तो नोबेल लॉरेट नॉर्मन ई बोरलॉग एट द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ व्हीट। किसने डेवलप किया था ये सेमी ड्वार्फ व्हीट? तो इन्होंने नॉर्मन ई बोरलॉग, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। कहाँ पे काम करते थे ये? इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, जो कि मैक्सिको में है, वहीं पे इन्होंने सेमी ड्वार्फ व्हीट डेवलप किया था। ठीक है, इन 1963 सेवरल वेराइटीज सच एज सोनालिका एंड कल्याण सोना where high yielding and disease resistant were introduced all over the world growing belt of India। 1963 में क्या हुआ? several varieties such as सोनालिका and कल्याण सोना। 1963 में क्या हुआ कि several variety जैसे सोनालिका और कल्याण सोना which were high yielding and disease resistant were introduced all over the wheat growing belt of India। तो इन सोनालिका और कल्याण सोना को इंट्रोड्यूस कराया गया था जहाँ पर गेहूँ वीट लगाया जाता था इंडिया में। ठीक है, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ वेर डिराइव्ड फ्रॉम IR8 डेवलप्ड एट इंटरनेशनल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ को किससे डेवलप किया गया था? ये IR8 क्या डेवलप किया गया था? ये IRRI जो कि फिल्म्स में है। और कैसे? टाइसुंग नेटिव 1 जो ताइवान ने डेवलप किया था, उससे हमने डेवलप किया था। द डेरिवेटिव्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन 1966। लेटर बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ जया और रत्ना भी डेवलप किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जया, रत्ना, सोनालिका, कल्याण सोना, और इनको कहाँ से डेवलप किया गया था और कौन किसका वेराइटी है? एक राइस का है और एक वीट का है। ये भी आपको याद रखना है, कौन वीट का है कौन राइस का है। फिर देखिए शुगर केन के बारे में बता रहा है। सक्करम बारबेरी वाज ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इन इंडिया, बट क्या था? पुअर शुगर कंटेंट था और यील्ड भी कम था उसका।
पर ट्रॉपिकल में जो शुगर केन ट्रॉपिक रीजन में जो साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता था वो सैकरम ऑफिसिनारम था, जिसका स्टेम थिक था, हाई शुगर कंटेंट था। बट वो क्या हुआ कि जब उसको नॉर्थ इंडिया में लाया गया तो वो ग्रो नहीं कर सकता था अच्छे से। तो क्या किया गया ना, लोगों ने इन दोनों को सक्सेसफुली क्रॉस कराया और जब उससे नया एक वैरायटी बना ना तो उसमें दोनों कैरेक्टर थे, हाई यील्ड भी था, थिक स्टेम भी था, हाई शुगर भी था और क्या नॉर्थ इंडिया में ग्रो भी होता था। तो एक क्या हाइब्रिड वैरायटी का एक एग्जांपल है। मिलेट्स, तो देखिए हाइब्रिड मेज, ज्वार एंड बाजरा हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया। ठीक है, तो हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटी रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, तो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बात कर रहा है। तो क्या कहता है देखिए, वाइड रेंज ऑफ फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन अफेक्ट, बहुत सारे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस अफेक्ट कर देते हैं ना प्लांट के क्रॉप को ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वाले रीजन में ख़ास तौर पर, और इसके वजह से जो नुकसान होता है 20 से 30% नुकसान हो जाता है, कभी कभी तो पूरा ही नुकसान हो जाता है। इस सिचुएशन में क्या हमें ब्रीडिंग और डेवलपमेंट ऐसे कल्टीवार्स को डेवलप करना पड़ेगा जो डिजीज़ रेजिस्टेंस हों। ठीक है, और उससे हमें एक और फ़ायदा होगा, एक और फ़ायदा क्या होगा, हमें फंगीसाइड और बैक्टीरियोसाइड नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट प्लांट, क्या रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिजीज एंड इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होस्ट प्लांट। बिफोर ब्रीडिंग इज अंडरटेकन इट इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब भैया आप किसी डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करवाना चाहते हो तो कैसे डिजीज होता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है, लाइफ साइकिल के बारे में ये सब जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या फंगी के द्वारा की जाने वाली कुछ बीमारियां जिनको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रड ऑफ शुगर कैनन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बैक्टीरिया के द्वारा की जाने वाली बीमारी ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, और वायरस के द्वारा की जाने वाली बीमारी टोबैको मोजाइक या टर्निप मोजाइक, ये सब डिजीज़ हैं। तो को फंगी के होने वाली डिजीज़, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ और वायरस से होने वाली डिजीज़ आपको याद रखना है अलग से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर कह रहा है मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक, जैसे हमने पहले बताया, या म्यूटेशन ब्रीडिंग कहा जाता है। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज दैट हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। तो पुराने ज़माने का कन्वेंशनल तरीका क्या था, हाइब्रिडाइजेशन कराइए और उसमें से सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो अब जिसमें क्या क्या स्टेप थे, मेनली वही वाला फिर से लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा कि क्या था, स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म, मतलब स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म फॉर क्या था, स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस सोर्सेज, हाइब्रिडाइजेशन, जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करना, हाइब्रिडाइजेशन करना, सिलेक्शन करना, इवेल्युएशन करना, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज़ करना। सम क्रॉप वैराइटीज़, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन करके कुछ हमने डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई है अगेंस्ट फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरस, उनका एग्जांपल इन टेबल 9.1 में दिया हुआ है जो आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद करना है, क्योंकि दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इस साइड दिया हुआ है क्रॉप, वो क्रॉप किस क्रॉप में और उसका वैरायटी का क्या नाम है, और उस वैरायटी जो हमने बनाई है, ये बनाई हुई वैरायटी है, ये क्रॉप का नाम है कि किस क्रॉप का ये वैरायटी है, और ये क्या है, किस डिजीज़ के अगेंस्ट उसमें रेजिस्टेंस है। आपको पूरी तरीके से याद रखना है। जैसे वीट का एक वैरायटी हमने हेमगिरी बनाया जिसमें लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट या हिल बर्न के अगेंस्ट रेजिस्टेंट था। ब्रेसिका का एक वैरायटी बनाया जिसका नाम पूसा स्वर्णिम या करण राई, वाइट रस्ट के अगेंस्ट इसमें रेजिस्टेंट था। कॉलीफ्लावर के हमने 2 वैरायटी बनाए, पूसा सुब्रा और पूसा स्नोबॉल केवन, जिसमें ब्लैक रॉट एंड कर्ल या ब्लाइट रॉट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट था। फिर क्या आता है, काउपी
क्या है, एक की वैरायटी, एक पूसा कोमल बनाई हमने जिस बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट था, चिल्ली जिसका वैरायटी हमने पूसा सदाबहार के नाम से बनाया, और इसमें चिल्ली, मोजाइक वायरस, टबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल के अकॉर्डिंग क्या था, के लिए क्या था, डिजीज रेजिस्टेंट था। तो ये आपको याद रखना है। आप ट्रिक वगैरह भी देख सकते हो, मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, वो आप उसमें देख लेना क्या ट्रिक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं, कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कंस्टेंट बाय अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन दैट आर प्रेजेंट एंड आइडेंटिफाइड इन वेरियस क्रॉप वेराइटीज़। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू अगर आप डिजीज रेजिस्टेंट कराना चाहते हो तो भैया वही वाला उसी के अगेंस्ट करा सकते हो जिसका जो जीन है वो नेचुरली प्रेजेंट हो, ठीक है ना। पर एक अलग, अगर आप कोई अलग जीन लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको म्यूटेशन का एक इस्तेमाल ले सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं ना म्यूटेशन से नए एलील बनाए जा सकते हैं। तो इसी को म्यूटेशन, आपने क्या पढ़ा होगा, म्यूटेशन आर नॉट ऑलवेज हार्मफुल, दे कैन बी यूजफुल और समटाइम्स। तो यहीं पे हम उसका इस्तेमाल करेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग में, मतलब ब्रीडिंग करवाएंगे, नए जीन लाएंगे, कैसे, म्यूटेशन करवा कर। देखिए, इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट थ्रू डाइवर्स मीन्स एंड देन इन स्क्रीनिंग द प्लांट मटेरियल फॉर रेजिस्टेंस समटाइम लीड्स टू डिजायरेबल जीन आइडेंटिफाइड। तो हम क्या करेंगे, उस पर अलग अलग तरह के म्यूटाजेंस पे जब इंड्यूस करेंगे तो म्यूटेजन आ सकता है, उससे हम सिलेक्टेड जीन अपना ले सकते हैं, ठीक है। प्लांट हैविंग दिस डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी आइदर मल्टीप्लाइड डायरेक्टली और कैन बी यूज्ड इन ब्रीडिंग। अदर ब्रीडिंग मेथड दैट आर यूज्ड फॉर सिलेक्शन अमंग सोमा क्लोनल वेरिएंट्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो और भी ब्रीडिंग के मेथड हैं, जैसे सोमा क्लोनल वेरिएशंस, एसबी और जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी मदद से हम भी नई वैरायटी बना सकते हैं, ठीक है। म्यूटेशन क्या है, आप सब जानते हैं, म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू द चेंज जीन बेस सीक्वेंस विथ इन द जीन। तो जीन में जो चेंजेस करा लो वही क्या है, म्यूटेशन है, ठीक है, जिसके बारे में पिछले बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ ए न्यू कैरेक्टर और ट्रेट नॉट फाउंड इन पेरेंटल टाइप। तो इससे क्या, एक नए तरह का आप अलील, नए तरह का जीन, नए तरह का कैरेक्टर ला सकते हो। हम क्या करा, इंड्यूस आर्टिफिशियली म्यूटेशन इंड्यूस करा सकते हैं, केमिकल्स या रेडिएशन जैसे गामा रेडिएशन का इस्तेमाल करके, ठीक है। एंड सेलेक्टिंग यूजिंग द प्लांट दैट हैव डिजायरेबल कैरेक्टर एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। इन मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वेर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मूंग बीन में हमने क्या, म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू येलो मोजाइक वायरस के लिए रेजिस्टेंट और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हमने क्या किया, रेजिस्टेंट डेवलप करवा दिया है थ्रू म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन ब्रीडिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेवरल वाइल्ड रिलेटिव ऑफ डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट हैव बीन शोन टू हैव सर्टेन रेजिस्टेंट कैरेक्टर बट हैव वेरी लो यील्ड, हेंस देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस द रेजिस्टेंट जीन इन द हाई यील्डिंग कल्टिवेटेड वेराइटीज़। तो क्या है, बहुत सारे ऐसी वेराइटीज़ हैं जिनमें रेजिस्टेंट होता है बट यील्ड कम होता है, तो हमें हाई यील्डिंग वालों में ये अगर इंट्रोड्यूस कर दें तो दोनों फ़ायदा हो सकता है। जैसे हमने भिंडी का एग्जांपल दिया हुआ है कि एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है, इसमें क्या, एक वाइल्ड स्पीसीज़ जो था उसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया जीन, ठीक है, जिसके लिए क्या हो गया, वो एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस हो गया। एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस को अब हम प्रवानी क्रांति कहते हैं, और येलो मोजाइक वायरस के लिए हमने रेजिस्टेंस करवाया है, ठीक है। आगे देखिए, all the above example involve in source of resistant gene that are in the same crop which have been to bred for disease resistance or in a related wild varieties. Transfer of gene is achieved by sexual hybridization among between the target. तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइब्रिडाइजेशन से ही वो ट्रांसफ़र जीन कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट फॉर इंसेक्ट। अभी तो हमने पैथोजेंस के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के लिए किया था, अब इंसेक्ट के लिए कर लीजिए ना। अब यहाँ पे भी इस पैराग्राफ में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको आपको याद करना होता है। क्या है, देखिए,
Another major cause of large scale destruction of crop and crop produce is insect and pest infection. दूसरा नुकसान की एक बड़ी वजह क्या है? इंसेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें रेजिस्टेंट डेवलप करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे हो सकता है? मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक से हो सकता है। प्लांट के अंदर भी नेचुरली ऐसे अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो वही वो मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं, जो मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। जैसे कि देखिए क्या क्या एग्जांपल दिया हुआ है। हेयरी लीव्स, बहुत सारे प्लांट में क्या है? हेयरी लीव्स होता है, तो ये रेजिस्टेंट, इंसेक्ट से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या? जैसिड्स, कॉटन में जैसिड से, कॉटन में क्या? जैसिड से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है इन, और ये वीट में सीरियल लीफ बीटल से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है हेयरी लीव्स होने की वजह से। इन वीट solid stem lead to non-preference by the stems of fly and smooth-leaved and nectarless cotton varieties do not attract bollworm। तो देखिए चेंजेस हैं जिससे बचता है एक प्लांट, एडेप्टेशन करता है। तो वीट में क्या कर रहा है? वीट का जो स्टेम होता है वो सॉलिड होता है, इससे क्या होता है? जो स्टेम सॉफ्लाई उसके स्टेम पर आकर इन्फेक्ट करता था उससे बच जाता है, ठीक है। स्मूथ लिव और नेक्टरलेस कॉटन वेराइटीज़, कॉटन ने क्या? नेक्टरलेस, नेक्टर प्रोड्यूस करना छोड़ दिया, इससे क्या? कॉटन बॉलवर्म उस पर अटैक करने नहीं आता है। और क्या कर रहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज, राइड मेज लीड्स टू रेजिस्टेंट टू मेज स्टेम बोरर। तो जो मेज में भैया हाई एस्पार्टिक एसिड का कंटेंट, लो नाइट्रोजन और शुगर का कंटेंट जो है, इसकी वजह से मेज स्टेम बोरर से रेजिस्टेंस मिलता है। Breeding method for insect pest resistant involve the same step as those for agronomic traits such as yield or qualities are discussed earlier। बेसिक सी चीज़ है, वही पे से बताया, और उसका एग्जाम्पल जिस वेराइटीज़ में हमने किया है, किसके लिए, किस इंसेक्ट पेस्ट के लिए, किस क्रॉप में, और उसकी क्या वेराइटी का नाम है ये यहाँ पे दिया हुआ। जैसे ब्रासिका में क्या वेराइटी एक पूसा गौरव बनाया जो एफिड्स के लिए रेजिस्टेंट है। फ्लैट बीन जो हमने पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 बनाया जो जैसिड, एम्फिड और फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंट है। और एक भिंडी का जो बनाया हमने वो किसके लिए है? भिंडी का जो बनाया वो क्या है? पूसा सावनी, क्या है? पूसा सावनी और पूसा A4 जो कि सूट एंड फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोनों टेबल। और इस टेबल से पहले जो भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर एग्ज़ाम में सवाल पूछता है, ठीक है। आपको याद रखना है वो पूरा का पूरा। फिर देखिए प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। फूड की क्वालिटी, अभी तो हम तो कंटेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अक्सर अभी क्वालिटी भी बढ़ाते हैं ना, क्वालिटी बढ़ाइए। तो देखिए कुछ कहानी दिया हुआ है कि 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड से ज़्यादा इनके पास क्या है? एडिक्वेट फूड नहीं है टू मीट देयर डेली फूड रिक्वायरमेंट। डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 840 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना भरपूर मात्रा डेली का नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा लगभग 3 बिलियन पीपल जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन और विटामिन की डिफिशियंसी से पीड़ित हैं, जिसको हिडन हंगर कहा जाता है। मतलब देखिए 840 मिलियन, लगभग 1 बिलियन लोग, लगभग कम ही उससे मानिए, ऐसे हैं जिनमें क्या खाने की कमी से मर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोग उसमें से खाना खा ले रहे हैं, वो न्यूट्रिशियस चीज़ें जैसे विटामिन है, मिनरल है, उससे कमी है, तो उसको हम हिडन हंगर कह रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उतना बढ़िया चीज़ खरीदने का, ये सब साग सब्जी, वेजिटेबल, फिश, मीट नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू लेकिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली आयरन, विटामिन ए और आयोडीन, जिंक, ठीक है, इसकी वजह से क्या डिजीज़ के लिए रिस्क इंक्रीज हो जाता है, लाइफ स्पेन कम हो जाता है और मेंटल एबिलिटीज़ कम हो जाता है। तो उसके लिए बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हमें करने के लिए हमें बायोफोर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज़ बायोफोर्टिफिकेशन? बायोफोर्टिफिकेशन इज़ ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब देखिए, एक चीज़ होता है एडल्ट्रेशन, जिसका मतलब है मिलावट, और मिलावट का मतलब होता है गलत चीज़ मिलाना, उल्टा चीज़ मिलाना, ख़राब चीज़ मिलाना, नुकसानदायक चीज़ मिलाना। लेकिन जब अच्छा चीज़ मिला रहे हो ना किसी चीज़ में, उसको कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। अच्छा चीज़ क्या हो सकता है?
विटामिन हो सकता है भाई, मिनरल हो सकता है, हायर प्रोटीन हो सकता है, बढ़िया वाला फैट। फैट दो तरह का होता है, अच्छा फैट भी होता है, बुरा फैट भी होता है, तो हेल्दियर फैट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस बायोफोर्टिफिकेशन के? बहुत अच्छे, बहुत सिंपल सा याद रखना है। प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना, ऑयल का कंटेंट क्वालिटी बढ़ाना, विटामिन का कंटेंट बढ़ाना, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल का कंटेंट बढ़ाना। दिस इज़ वेरी इजी एंड अलॉन्ग विद दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिए हुए बायोफोर्टिफिकेशन का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहोगे सब तो इम्पोर्टेंट ही कह रहे हो, एक्चुअली में सब इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। सन 2000 में क्या हुआ? मेज हाइब्रिड दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफाइन कंपेयर टू एग्जिस्टिंग वेराइटी वे डेवलप्ड। एग्जाम्पल नंबर 1, मेज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेज़ में सन 2000 में हमने ऐसा मेज़ बनाया जो एग्जिस्टिंग वेराइटी से, इसमें क्या ये लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का क्या ट्वाइस अमाउंट बनाया हमने। वीट के वेराइटी के एग्जांपल दिए हुए आगे, एटलस 66 बनाया हमने, जिसमें क्या था हाई प्रोटीन कंटेंट था, और हमने क्या किया हैज़ बीन यूज्ड एज अ डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड वेट भी इस्तेमाल किया। इट हैज़ बीन पॉसिबल टू डेवलप एन आयरन फोर्टिफाइड राइस, हमने आयरन फोर्टिफाइड राइस भी बनाया है, जिसमें लगभग क्या जो एग्जिस्टिंग वेराइटी थे नॉर्मली जो कंज्यूम किए जाते थे उससे 5 गुना ज़्यादा आयरन पाया जाता है। फिर क्या कह रहा है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है, इन्होंने कई सारा वेजिटेबल क्रॉप रिलीज़ किया है जो कि विटामिन और मिनरल्स में रिच होते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है विटामिन ए इनरिच्ड, विटामिन ए का भरपूर मात्रा पाए जाने वाले क्रॉप के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? कैरेट, स्पाइनेच, पम्पकिन। विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाए जाने वाले क्रॉप जो बनाया है IARI ने, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, उसका नाम क्या है? विटामिन सी, बिटर गॉड, बथुआ, मस्टर्ड, टमाटो। और कुछ ऐसे प्लांट जिनमें आयरन और कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, तो उसमें एग्जाम्पल है स्पाइनेक और बथुआ। प्रोटीन रिच, तो उसमें है बीन्स, ब्रोड बीन, लबालब, फ्रेंच बीन या गार्डन बीन। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यू मस्ट लर्न, ठीक है। आपको अलग अलग देखकर याद करना, अलग अलग लिख कर इसको, ठीक है। और देखिए आप ऐसा कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर स्पाइनेक तो यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। कोई दिक्कत नहीं भाई, स्पाइनेक में दोनों चीज़ें हैं, आयरन और कैल्शियम भी है और यहाँ पे विटामिन ए भी है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या? सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। तो व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन? देखिए भैया, सिंगल सेल प्रोटीन एक्चुअली क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा वो एक सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, अलगे वलगे, ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। और ऐसा हमने पाया कि कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि काफ़ी रिच हैं प्रोटीन में, ठीक है। तो हमने सोचा क्यों ना कि इन्हीं से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके एज ए सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि भैया प्लांट तो लिमिटेड है ना, प्लांट को लगाने के लिए जगह तो लिमिटेड है ना, एनिमल तो लिमिटेड है ना, कितना पालोगे, ठीक है। और कितना पालोगे, कितना पैदा करोगे और कितना खाओगे उसका, अगर उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता ना एनिमल, तो एक तरह से हमने क्या हमारा प्लांट और एनिमल के सोर्स पे उतना निर्भर नहीं कर सकते जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है। तो हमें कुछ अल्टरनेटिव सोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, और वो अल्टरनेटिव सोर्स आपका क्या है? दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन, व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन? लेट अस डिस्कस इन डिटेल, ओके। चलिए देखिए, तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल, पल्स, वेजिटेबल etc may not be able to meet the demand of food at the rate which human and animal population is increasing। तो जो पुराने तरीके से जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं ना, उससे जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है, उससे क्या बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट नहीं भरा जा सकता है भाई, ठीक है। अब ऐसा कह दें भैया कि ऐसा खेती बाड़ी पे तो जानवर, प्लांट से नहीं हो पा रहा, भर पा रहा पेट, तो जानवर खा लेने लगते हैं सर। तो ये कह रहा है कि भैया उससे कहने से और दिक्कत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट ऑल्सो क्रिएट मोर डिमांड ऑफ सीरियल्स। उससे और बढ़ जाएगा डिमांड किसका? सीरियल्स का, प्लांट के प्रोडक्ट्स का। क्यों? क्योंकि 3 से 10 किलो अगर दाना किसी एक जानवर को आप खिलाओगे तब उससे जाकर 1 किलो मीट बनेगा, समझ रहे हो।
अगर किसी पालतू जानवर को 3 से 10 किलो अगर आप अनाज खिलाओगे तब जाके उसके अंदर 1 किलो मीट बनेगा, तो उससे और ख़त्म होगा, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके वजह से क्या हुआ, हमें भैया कुछ और तरीके ढूंढना पड़ेगा। तरीके और क्या है देखते हैं वही। मोर देन 25% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। तो ये भी आपको याद रखना है कि 25% से ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन किससे, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, ठीक है। और इसको पूर्ति करने के लिए, इस माल न्यूट्रिशन से बचने के लिए वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स इज़ द क्या, प्रोटीन्स फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज अ सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन? तो देखिए माइक्रोब आर बीइंग ग्रोन, माइक्रोब ही हैं सिंगल सेल प्रोटीन। द माइक्रोब दैट आर रिच इन द सोर्स ऑफ, दैट आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसी को हम यूटिलाइज कर लेंगे और उसी के हम फूड की तरह, उससे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके फूड की तरह इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं को हम सिंगल सेल प्रोटीन कह रहे हैं, ठीक है। देखिए माइक्रोब आर बीइंग ग्रोन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। जैसे एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गे, BGA, साइनोबैक्टीरिया। Spirulina can be grown easily on material like waste, potato processing plant containing starch, straw, molasses, animal source and even sewage to produce large quantity of and can serve as a food rich in protein, mineral, fat। तो भैया देखिए जो स्पायरुलिना है ना, इसको बहुत आसानी से कीचड़ उचड़ ये वो कबाड़ वबाड़ आलू के कूड़ा कचड़े में ग्रो किया जा सकता है और उससे बहुत अच्छी चीज़ें प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन पाया जा सकता है। इंसिडेंट तो हम क्या, और तो इसी के लिए हम उनको ग्रो करते हैं और उसी को हम सिंगल सेल प्रोटीन कह रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और बेनिफिट हो जाता है कि वो जब जैसे प्लांट के प्रोडक्ट्स जो हैं हम उस पर ग्रो करवा रहे हैं तो एक तरह से वो भी डिग्रेड होते जा रहा है ना, तो आपका इन्वायरमेंट भी साफ़ होते जा रहा है, तो डबल बेनिफिट है जी, ठीक है। क्या कह रहा है, सर्टेन बैक्टीरियल स्पीसीज लाइक मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट्स ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन ऑफ प्रोटीन। तो एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ये क्या, इसका बहुत हाई रेट होता है बायोमास प्रोडक्शन और ग्रोथ का बहुत हाई रेट ग्रोथ करता है। तो ये क्या 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। The fact that edible mushroom are eaten by many people and large scale mushroom culture is growing industry makes it believable that microscopic fungi to be become acceptable as food। तो माइक्रोस्कोपिक फंगी मशरूम को भी तो ग्रो किया जा रहा है ना भाई खाने होने के लिए, तो वही बात कर रहा है, क्योंकि मशरूम भी क्या है एक तरह का, मशरूम इज अ फंगी, तो फंगी को भी ग्रो किया जा रहा है। उसके बाद टिश्यू कल्चर के बारे में बात करता है भैया। टिश्यू कल्चर, व्हाट इज टिश्यू कल्चर? तो टिश्यू कल्चर इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। देखिए क्या है, एक पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहाँ से निकालेंगे और उसको हम ऐसा न्यूट्रिएंट कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या हो सके, उस सेल से, उस टिश्यू से एक नया प्लांट बन सके। यही मेथड, यही टेक्निक क्या है, बहुत आसान भाषा में टिश्यू कल्चर है। एक टिश्यू का क्या करवाना है, कल्चर करवाना है। जैसे एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में क्या करते हैं भैया, कल्चर करते हैं ना, कल्चर ही करना है किसका, गेहूं का, धान का। तो यहाँ पे टिश्यू का कल्चर करना है एक नया प्लांट बनाने के लिए। लेट्स स्टडी व्हाट इज सेइंग, एज एग्रीकल्चर एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल टू कीप पेस विद डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजिकल टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप्ड। तो भैया ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक उतना डिमांड को भरपूर नहीं कर पा रहा है, तो उसी वजह से नई टेक्निक डेवलप किया गया जिसको टिश्यू कल्चर कह रहे हैं। क्या मतलब होता है इस टिश्यू कल्चर का? तो 1950s में बताया गया इसको। क्या बताया गया कि दैट होल प्लांट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट्स। एक्सप्लांट क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। और मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई भी पार्ट ले लिया, अब आपने टेस्ट ट्यूब में रखा, उसको बाहर लैब में स्टेराइल कंडीशन, एकदम साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, स्पेशल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए, मीडियम एक प्रोवाइड किया, और क्या हो जाए, उस सेल से, उस टिश्यू से, उस पोर्शन से अगर एक नया प्लांट ग्रो हो जाए तो उसी को हम क्या, एक्सप्लांट कहेंगे। तो एक्सप्लांट क्या है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ
any part of plant that is isolated and kept in a test tube, provided nutrient medium, and from which a new plant can be grown, that is called explant. Okay. और इस कैपेसिटी, द कैपेसिटी, वो कैपेसिटी जो है ना, कैपेबिलिटी जो है कि एक पार्ट से, एक प्लांट के पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो करवा देना, इसको टोटिपोटेंसी कहा जाता है। ठीक है ना, टोटिपोटेंसी कहा जाता है। फिर क्या कह रहा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टेट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट बी प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स। भैया देखिए, न्यूट्रिएंट मीडियम कोई भी हो, उसमें कार्बन सोर्स चाहिए होता है जी। और कार्बन सोर्स के लिए क्या, सुक्रोज दे सकते हो, और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, अमीनो एसिड एंड ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले हार्मोन जैसे ऑक्सिन, साइटोकिनिन भी दिया जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट मीडियम का कंपोजिशन है, जो आपको याद रखना है कि उस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या होगा। तो भैया एक कार्बन का सोर्स होगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे, साल्ट्स होंगे, विटामिन होंगे, अमीनो एसिड होंगे, और ग्रोथ रेगुलेटर्स होंगे, हार्मोन होंगे, ताकि उस पर्टिकुलर सेल का ग्रोथ किया जा सके। ठीक है। बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इट इज़ पॉसिबल टू अचीव प्रोपगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में इस टेक्निक से हम वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट बना सकते हैं। ठीक है। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो, एक टिश्यू, सिंगल पार्ट, छोटे से पार्ट से एक प्रोपगेट करवा दे रहे हो, छोटे से समय में, थोड़े से समय में ढेर सारे प्लांट आप ग्रो करवा दे रहे हो, इसी को माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है। ठीक है। Each of these plant will be genetically identical to the original plant from where they were grown. Each of these plant will be genetically identical to the original plant. भैया जाहिर सी बात है कि अगर किसी प्लांट का आप कोई सेल लेकर आओगे और उसी से ग्रो करके एक प्लांट बनवा दोगे, तो वो सेल वो उस पेरेंट प्लांट के जेनेटिकली सिमिलर होगा। तो जो भी नए प्लांट बनेंगे ना, उस सेल से जितने भी प्लांट बनवाओगे आप, जितने भी प्लांट, एक सेल लिया और उससे जितने भी प्लांट बनवा रहे हो आप, ये सब प्लांट एक दूसरे से दे विल बी सिमिलर टू ईच अदर एंड दे विल बी कॉल्ड एट सोमा क्लोन। सोमा क्लोन कॉपी। ठीक है। मेनी, फिर देखिए क्या कह रहा है, मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल etc हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। तो इस मेथड को इस्तेमाल करके हम क्या टमाटो, बनाना, एप्पल के बना चुके हैं। ठीक है, कमर्शियल स्केल पर। ठीक है। तो लैब में जाइए, लेबोरेटरी कंपनी में जाइए, देखिए ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम ए, अभी हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए। देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड, ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं, टिश्यू कल्चर का मेथड जो पढ़ रहे हैं ना, या सो माइक्रो प्रोपगेशन का जो टेक्निक पढ़ रहे हैं, इसका एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन क्या होता है कि आप किसी इस टेक्निक को इस्तेमाल करके ना, आप किसी एक डिजीज्ड प्लांट से भी एक नया हेल्दी प्लांट बनवा सकते हो, नया हेल्दी प्लांट बनवा सकते हो। इसके कैसे कर जा सकता है ये समझो, ये आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आएगा इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से इतनी बार ये सवाल आया हुआ है, मैं बताता हूँ। देखिए अगर कोई प्लांट डिजीज्ड है, वायरस उसमें इन्फेक्ट कर दिया है, तो वो हर जगह पहुँच जाता है। लेकिन देखिए जो मेरिस्टेम जो टिप पर होता है ना, टिप यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि टिप पे तो मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं और वो रेपिडली डिवाइड करते रहते हैं। तो हम ये मानते हैं कि वहाँ पर जो है वो वायरस नहीं पहुँचा हुआ है। तो अगर माइक्रो प्रोपगेशन वाली टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ का टिश्यू ले लें, जो कि यहाँ का टिश्यू ले लें और आप उसको ग्रो करवा दें, तो आप क्या एक डिजीज प्लांट से भी डिजीज फ्री प्लांट बनवा सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ क्या, टिश्यू कल्चर। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस, द मेरिस्टेम, कौन मेरिस्टेम, बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम इज फ्री ऑफ वायरस, हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। क्या, अगर वायरस को इन्फेक्ट कर दे रहा प्लांट को, तो उसके मेरिस्टेम पे, दोनों एपिकल और एक्सिलरी किसी भी मेरिस्टेम पे वो ग्रो नहीं होते हैं, वहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो इसी वजह से वहाँ से मेरिस्टेम निकाल कर हम लैब में ग्रो करवा कर एक वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। ठीक है। और ऐसे ही ऐसा हम कर भी चुके हैं, किसके लिए, बनाना के लिए और शुगर केन के लिए और पटेटो के लिए। ठीक है। फिर क्या कहता है, देखिए फिर एक नई टेक्निक बारे में बात कर रहा है, नया तरीका। देखिए क्या कर रहा है,
साइंटिस्ट हैव बीन इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट। साइंटिस्ट ने एक प्लांट ने क्या किया है, सिंगल सेल निकाल कर प्लांट से और उसके सेल वाल को तोड़कर उसका सिर्फ प्रोटोप्लाज्म, मतलब जैसे देखिए प्लांट सेल में जो सेल वाल को हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे ये बता रहा है कि साइंटिस्ट ने ऐसा भी किया है कि प्लांट सेल निकाल कर उसका सेल वाल डाइजेस्ट कर कर, ठीक है, उसका प्रोटोप्लास्ट, दो अलग अलग सेल्स के, दो अलग अलग प्लांट के दो सेल्स के प्रोटोप्लास्ट का हमने फ्यूज़न भी कराया है। इससे क्या होता है, इससे हम दोनों प्लांट के कैरेक्टर एक ही प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और ऐसा हमने किया भी है। जैसे अगर एक पोटैटो ले लीजिए, एक टमाटो ले लीजिए, दोनों के सोमैटिक सेल ले लीजिए और उन दोनों के सेल वाल को डाइजेस्ट कर दीजिए, उनके बाद दोनों के प्रोटोप्लास्ट आपको मिलेंगे, उन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करवा दीजिए, इसी को प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न कहेंगे या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर। दोनों के पास अगर जाहिर सी बात है डिजायरेबल कैरेक्टर रहेगा तभी ना कराओगे। कैन बी फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। दिस हाइब्रिड आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सोमैटिक सेल लिया गया है। प्लांट में दो तरह के सेल, एक गैमेटिक सेल, गैमीट प्रोड्यूस करने वाले, उसके अलावा जो भी सेल सोमैटिक सेल, तो यहाँ गैमेटिक सेल नहीं सोमैटिक सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से इन सेल से बना हुआ हाइब्रिड क्या होगा, सोमैटिक हाइब्रिड होगा, और उस प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। इमेजिन ए सिचुएशन व्हेन अ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद दैट ऑफ पोटैटो एंड देन दे आर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग। तो क्या होगा, इसमें बोथ टमाटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों आ जाएंगे। बट क्या हुआ, हमने तो ये बना तो लिया है, पर क्या हुआ अनफॉर्चुनेटली इसमें उतने डिजायरेबल कम्बिनेशन के कैरेक्टर्स नहीं आ पाए जिससे हम उसका कमर्शियल लेवल पर यूटिलाइजेशन कर सकें, इसीलिए नहीं किया जाता है जनरली, ठीक है। तो ये भाई आपका पूरा चैप्टर था स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इट फूड प्रोडक्शन, ये पूरा कंप्लीट हुआ। चलिए समरी क्यों छोड़ते हैं, समरी भी देख लेते हैं। समरी में क्या कहता है, एनिमल हस्बेंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग केयर एंड ब्रीडिंग और डोमेस्टिक एनिमल बाय अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके क्या करना, एनिमल का पालन पोषण करना, ब्रीडिंग करना, यही एनिमल हस्बेंड्री है। द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट बोथ इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज़ बीन मेड बाय गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस। कह रहा है ये जो डिमांड इंक्रीज हो रहा है देखिए फूड का, एनिमल से जो उसके एनिमल का फूड और एनिमल के प्रोडक्ट का जो डिमांड इंक्रीज हो रहा है, ये कैसे मीट हो पा रहा है, ये मीट हो पा रहा है गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस के वजह से। जैसे कि कौन है ये गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस, ये है भाई देखिए दिया हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। इन व्यू ऑफ दिस हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ हनी एंड इट्स मेडिसिनल इंपॉर्टेंस देयर हैव बीन ए रिमार्केबल ग्रोथ इन द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग और एग्रीकल्चर। क्या, तो चूँकि हनी का न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा है और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है, इस वजह से क्या एक रिमार्केबल ग्रोथ हुआ है, किसमें, बी कीपिंग में और एपीकल्चर में। फिशरी भी क्या है, एक फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री है फॉर मीटिंग द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड फॉर फिश प्रोडक्ट एंड अदर एक्वाटिक फूड्स। उसके बाद क्या करा, प्लांट ब्रीडिंग में बी यूज टू क्रिएट वेराइटीज विच आर रेजिस्टेंट टू पैथोजन to insect pest. This increases the yield of food. This method have also been used to increase the protein content of plant and thereby enhance the quality of food. ठीक है, क्या करें, प्लांट ब्रीडिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसी वेराइटीज़ बनाने के लिए जो रेजिस्टेंट टू पैथोजन हो, इंसेक्ट हो, ठीक है। इससे क्या फूड का यील्ड बढ़ेगा, ठीक है ना। इस मेथड को हम क्या प्रोटीन कंटेंट को भी बढ़ाने के लिए और क्वालिटी फूड की क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी किया है। इंडिया में क्या किया गया है, सेवरल वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप हैव बीन प्रोड्यूस, ऑल दिस मेजर इनहांस द फूड प्रोडक्शन ऑफ फूड। टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफर वास्ट पोटेंशियल फॉर मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट इन विट्रो टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज़। क्या, टिश्यू कल्चर का टेक्निक, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या, इससे क्या हो सकता है, बहुत सारे हम चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट में और नई वेराइटीज़ बना सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइजेज में कुछ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बाकी नीट के लिए तो फिर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, एनिमल हस्बेंड्री का रोल बताइए ह्यूमन वेलफेयर में।
बता सकते हैं वेरी सिंपल, एनिमल हस्बेंड्री। अरे भैया पालोगे नहीं, पोषण नहीं करोगे, पैदा नहीं करवाओगे तो खाओगे क्या, उससे प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेन करोगे, ख़त्म हो जाएगा ना वो। अगर आपका फैमिली डेयरी फार्म दे तो आप क्या करेंगे, अरे भैया सफाई सुथराई रखना, हाइजीन वाइजीन ये वो सब, डॉक्टर चेकअप वकअप, रेगुलर क्लीननेस, ये सब कर लेना, और क्या करोगे। ब्रीड का मतलब क्या होता है, रिलेटेड इंडिविजुअल, रिलेटेड बाय डिसेंट, सिमिलर इन अपीयरेंस, ठीक है, साइज से कैरेक्टरिस्टिक, ये सब जो दिया हुआ यही। एनिमल ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप बेटर वेराइटीज़। एम्प्लॉयड, नेम द मेथड एम्प्लॉयड इन एनिमल ब्रीडिंग अकॉर्डिंग टू विच यूज मेथड बाई। तो बहुत सारे मेथड बताए गए आपको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इम्यूनिटी, उन सब में आप सब देख सकते हो। एपिकल्चर क्या है, बी कीपिंग, कैसे, क्योंकि बी के जो प्रोडक्ट हैं, हनी है, बी वैक्स है, ये सब का बहुत इंपॉर्टेंस है। फिशरी, फिशरी से जो लाखों लोग उस पर निर्भर हैं, उसको खा रहे हैं, उनका घर चल रहा है, बेच रहे हैं उसको, ठीक है। स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग, तो 5 स्टेप थे, आपको बताया था, देख लीजिए। बायोफोर्टिफिकेशन में क्या, अच्छी चीज़ को ऐड करना। वायरस फ्री प्लांट के लिए कौन यूज़फुल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो आप क्या कहोगे, टिश्यू कल्चर, ठीक है। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, शॉर्ट टाइम में आप प्रोड्यूस करवा सकते हो, ठीक है, और क्या ही कहोगे। और देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मेजर एडवांटेज, हाँ हो गया। फाइंड आउट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द मीडियम यूज फॉर प्रोपगेशन ऑफ एन एक्सप्लांट। तो वेरियस कंपोनेंट क्या था, क्या बताया था, अरे कार्बन सोर्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, और क्या चाहिए। एनी हाइब्रिड, 5 हाइब्रिड वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट विच हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया। तो आप बता दीजिए, वो जया, रत्ना और सोनालिका, कल्याण, सोना, सब बता सकते हो आप, ठीक है। चलिए, अच्छा जो इंडिया में अगर बात कर रहा है तो पूसा उषा वाला आप बता सकते हो, मटर वाला, पूसा स्वर्णिम, पूसा राई, ये सब, पूसा सदाबहार, ये सब बता सकते हो अगर आप इंडिया में डेवलप किया हुआ देखना चाहते हो तो। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे और ऐसे ही पूरा NCERT बेस्ड लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।